नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सोमवार का दिन और जितनी खराब शुरुआत थी उतनी बेहतर दोपहर उभर कर आ रही, क्योंकि 19,100 के ऊपर निफ्टी निकल पाया है। तो क्या हो आपकी आज की फिर रणनीति क्लोजिंग के लिए, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी, निफ्टी 19,100 के पार। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 500 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। एक्सपायरी से पहले मिड कैप इंडेक्स फ्लैट। एनबीएफसी, सरकारी कंपनियों और मेटल शेयरों में आज दिखी सबसे बढ़िया रिकवरी, 2% से ज्यादा चढ़े एलआईसी हाउसिंग और मुथूट फाइनेंस के शेयर। वहीं ऑटो एफएमसीजी में जारी है दबाव। अच्छे नतीजों के बाद रिलायंस का बाजार में दिख रहा है दम। शेयर करीब 2.5% ऊपर। दूसरी तिमाही में मुनाफे और एबिडा में करीब 30% की ग्रोथ। जियो का आरपू बढ़कर 182 रुपए। रिटेल का मुनाफा भी 21% बढ़ा। ब्रोकरेजेस के 3,000 तक के लक्ष्य। वहीं बाजार को पसंद नहीं आए एमएनएम फाइनेंशियल के नतीजे। स्टॉक 12% से ज्यादा टूटा। आज है वायदे का टॉप लूजर। एसबीआई कार्ड में भी 6% से ज्यादा की गिरावट अच्छे रिजल्ट्स के बाद, लेकिन एमजीएल का स्टॉक 3% भागा। और निफ्टी की 3 कंपनियां भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा कंज्यूमर के कल आएंगे दूसरी तिमाही के नंबर्स। 36% बढ़ सकता है एल&टी का प्रॉफिट। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को मिला ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किया सम्मानित। फिलैंथ्रोपी और सीएसआर के लिए मिला सम्मान। नीता अंबानी बोली, महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा की दिशा में करती रहेंगी आगे काम। ओके, गुड आफ्टरनून। तो बहुत शानदार रिकवरी मार्केट में। और आज एक चीज़ मैं कहूँगा, मार्केट ने आज जो एक चीज़ की निफ्टी ने, वो ये कि सुबह एक बार डराया, शायद सबको बाहर निकाला मार्केट ने। मिड कैप में जिस तरीके की गिरावट आई थी सुबह सुबह, उसके बाद एक समय तो लग रहा था कि मामला ख़राब हो गया हश्ता, लेकिन फिर शानदार रिकवरी। और आज की रिकवरी की हाईलाइट कि आपने 15 पॉइंट से ही सही, लेकिन फ्राइडे के लो को बचा लिया। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि आज का जो लो है वो फ्राइडे के लो से 15 पॉइंट ऊपर सही, लेकिन ऊपर है। आज का हाई लो 18,940, आई थिंक फ्राइडे का लो 18,926 के करीब था। तो उस हिसाब से ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसने किया क्या है, इसने अब आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड दे दी है कि लॉन्ग रहिए, और अब वो उस स्टॉप लॉस के साथ वर्क करिए। आज वैसे सुबह लेवल बेस अप्रोच चाहिए थी, लेकिन सुबह डर लग रहा था उस ट्रेड को लेने में, लेकिन अब एक क्लियर हो गई है वो ट्रेड कि आज के लो के साथ आप एक स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग रहें। और जो मिड कैप में आज रिकवरी आई ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बढ़ रहा है। हालांकि मैं अभी भी यही कहूंगा कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी में ही है बजाय बाकी सब इंडिसेस के। निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन सेशन अच्छा रहा आज का सेकंड हाफ। अब बस ये है, अभी हम बंद होना है, हमको बाकी है 1.5 घंटा बाकी है, एक क्रूशियल 1.5 घंटा। ये ना हो कि सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और आप एक बार फिर लोअर आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया रिकवरी स्क्रीन पर आती हुई, और जितना डर सुबह में आपने सही कहा था, उतनी शायद रिलीफ आज दोपहर के ट्रेडर्स को मिलती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से अनुज, फिर आज की क्लोजिंग पर कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? कंसिडरिंग हम 19,141 तक ऊपर में पहुंचे हैं, क्या वो ज्यादा क्रूशियल है वॉच करने के लिए? आज का लो तो मेरे ख्याल में एक बेस ही मानकर चले। बिल्कुल, देखिए एक चीज और मैं कहूंगा, फ्राइडे का लो था आपका 18,926, आज का लो है 18,940, मतलब फ्राइडे के लो से थोड़ा ऊपर। फ्राइडे का हाई था आपका 19,176, आज का अब तक का आपका हाई है 19,141। अभी तक तो ये क्लासिकल इनसाइड डे है। जी हाँ। अच्छा, क्लासिकल इनसाइड डे में नॉर्मली अगले दिन, अच्छा एक और चीज देखनी है इसमें यहाँ पे मुझे, कि मार्केट में जो है वो दोजी ना हो। दोजी मतलब जहां खुले थे वहीं ना बंद हो। 19,083 पर हम खुले थे, तो अगर ये भी हो गया कि इनसाइड डे विद दोजी, मतलब 19,083 के आसपास अगर हम जाके बंद हो गए, तो मुझे लग रहा है कल मार्केट में फिर एक बड़ा उथल पुथल वाला दिन होगा, आज से भी ज्यादा बड़ा। और एक चीज मैं कहूंगा, मार्केट में जब इस तरीके की इंट्राडे वायलेंस होती है ना, वो नॉर्मली किसी ना किसी तरीके के ट्रेंड रिवर्सल के साथ की तैयारी कर रही होती है। अब ट्रेंड क्या था? ट्रेंड पॉजिटिव था, तो क्या वो एक रिवर्सल का ट्रेंड है? वो एक रिस्क फैक्टर है, वो अपनी जगह। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अभी आपकी ट्रेड क्या है? अपसाइड में आप 19,176 फ्राइडे का हाई और बड़ा रेजिस्टेंस 19,251। मेरे ख्याल से ये लेवल
अगर निकले तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन ये लेवल इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं। जैसे ही आप इनके करीब जाएंगे सेलर आ जाएगा यहाँ पर। और सपोर्ट तो बहुत क्लियर हो गया, आज का लो 18,940 के आसपास और फिर थर्सडे का लो 18,838। तो अभी एक रेंज है, इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, मिड कैप में आज रिकवरी जरूर हुई है इंट्राडे में, लेकिन अभी भी मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा मिड कैप्स पर। अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस अगर है तो लार्ज कैप में, निफ्टी में ज़्यादा है। और आज रिलायंस ने संभाल लिया मार्केट को, ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि अगर सुबह रिलायंस नहीं संभाल पाते तो मार्केट के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए होते। तो उस मामले से आज रिलायंस की भूमिका काफ़ी अच्छी रही। जैसे रोहित ने कल वो खेली थी ना इनिंग्स, ऑलमोस्ट रिलायंस ने वही काम किया आज, क्योंकि वो नहीं होता तो फिर आपको टारगेट ही देने को कुछ नहीं बनता। एटलीस्ट कुछ टारगेट तो दे पाए हम रोहित की वजह से। आज वही हुआ है कि रिलायंस ने एटलीस्ट वो बचा के रखा हमारा लेवल जो था। बैंक निफ्टी में मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में व्यू इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी है और कोई भी लेवल देना ना बैंक निफ्टी में इस समय तुक्केबाजी होगी। अभी के लिए लो बैंक निफ्टी ने ही बचा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे का लो तोड़ दिया, लेकिन थर्सडे का लो बचा है। लेकिन बैंक निफ्टी पे अभी भी मैं कोई फर्म व्यू लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में फ्रैंकली। ओके, तो निफ्टी बैंक अभी भी एक नो ट्रेड जोन या फिर अभी तक रास्ता साफ नहीं है, लेकिन हाँ निफ्टी में एक रिकवरी का मूड। अब देखते हैं क्लोजिंग की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सारे जानकार हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी से बातचीत होगी। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, राजेश पालविया। 220 पर बोर्डरूम होगा जेन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से अशोक अल्तूरी जुड़ेंगे। नतीजे अच्छे थे लेकिन स्टॉक सुबह में काफ़ी पिटा। यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या है उस पर बातचीत करेंगे। 3 जो कंपनी के नतीजे आने वाले हैं कल, L&T, भारती और टाटा कंज्यूमर, उस पर एक प्रीव्यू आपके लिए पेश करेंगे। 250 पर मार्केट बिग बॉयज में सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ होंगे। डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड, ये सब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट से इस समय के ट्रेंडिंग काउंटर्स भी अनुज स्क्रीन पर रख देते तो एक थीम क्या पकड़ी है मार्केट ने उसका एक अंदाजा लग जाएगा। फिर ऑफ कोर्स ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तो ट्रेंड क्योंकि रिवर्सल का है तो तेजी वाले स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इस समय इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान है आज, 2% ऊपर। BPCL 4% तक की तेजी दिखा रहा है। भले ही नंबर्स में हमने देखा है ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं थी। अल्ट्राटेक पूरे कंट्रोल में है अपने कैपेक्स अनाउंसमेंट के साथ। 13,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आएगा और सिप्ला नंबर्स और कमेंट्री के बाद दिन भर 2% के गेन्स दिखा रहा है। GNFC एक ट्रेड जो हमने सुबह में स्पॉट भी किया था, 3.5% चला है। MGL, DLF, मुथूट फाइनेंस ये दूसरे गेनिंग एंड पर हैं। मंदी के ट्रेड्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज ऑटो कंपनियों में दबाव है। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M ये स्टॉक्स दबाव में रहे हैं। M&M फाइनेंशियल की तो सुबह से ही धुलाई हो रही है। नतीजे बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए और यही हाल SBI कार्ड का है जो 5% के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और काबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा सेटअप है। ट्रेड कर रहा है 1640, नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1680 के है, स्टॉप होगा 1620 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस। 1680 के लिए तेजी का ट्रेड और ये भी इनफैक्ट लास्ट कर रहा है दिन भर अपने गेन्स को गेन एक के बाद एक टिक के साथ तेजी दिखाता हुआ 2.5% ऊपर। शिल्पा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे अभी पसंद जो आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ पे 263 264 के लेवल्स के लिए तैयार है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 253 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 262 एंड 264। 264 का टारगेट तेजी का। मानस, गुड आफ्टरनून। सिचुएशन मार्केट की अब बेहतर लगने लगी है। बिल्कुल अर्शिता जी, गुड आफ्टरनून। काफी बेहतर लगने लगी है। मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी शायद आपको 150 से 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, क्योंकि देखिए ये रिएक्शन है। जो हमने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी थी उसका रिएक्शन है। तो मैं बहुत बड़ी तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 50% तक करेक्ट कर सकता है उस पूरे फॉल का। अभी के लिए जो ट्रेड होगा वो ओबराय रियल्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज स्टॉक ने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को एक दिन में रीगेन कर लिया है। तो ओबराय रियल्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1100 के रहेंगे। 1100 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 1160 के टारगेट पॉसिबल है आने वाले 1 से 2 दिनों में ओबराय रियल्टी में। ऑप्शन भी आप ट्रेड ले सकते हैं एट द मनी। 1120 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं।
₹38 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। ₹29 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹60 ₹60 के टारगेट सेट करिए। ओके 60 का टारगेट रहेगा और ये दरअसल 38-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1120 का कॉल लेना है या फिर सीधा ओबेरॉय रियल्टी का फ्यूचर लीजिए। 1160 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। शरद जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। हमें लगता है डाबर रिसेंट करेक्शन के बाद एक डिसेंट वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से कंपनी की नीति है अपने पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में अग्रेसिव एक्सपेंशन की, दोनों जगह पे वो लगभग डबल करने के अपने रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं अगले 3 से 5 सालों में। तो हमें लगता है ये इजीली हो जाना चाहिए जिस तरीके की प्रीमियमाइजेशन और पैकेजिंग और नए एज ग्रुप को वो टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर फेस्टिवल्स भी इस क्वार्टर पड़ रहे हैं तो इस क्वार्टर में वो भी आएगा और ठंड की वजह से जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी उसकी भी डिमांड ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है डाबर के नतीजे ग्रेजुअली जैसे जैसे रूरल अपटेक भी आता है, रिसेंटली हमने देखा है ग्रेजुअली रूरल और अर्बन डिमांड के बीच जो गैप है वो कम होता जा रहा है ग्रोथ में। तो हमें लगता है आने वाले समय में भी वो ट्रेंड जारी रहना चाहिए और जैसे जैसे रूरल इंडिया भी कैचअप करता है डाबर को उसका काफी बड़ा फायदा मिलना चाहिए। ओके तो कुछ केसेस वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं बट हमें लगता है वो टेम्पोररी एक सेटबैक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, खास करके हेल्थ केयर डिवीजन, रीपैकेजिंग, प्रीमियमाइजेशन, इस सब की वजह से। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल आसानी से कंपनी 15-16% के आसपास की बॉटम लाइन ग्रोथ क्लॉक इन करेगी और रॉ मटेरियल प्रेशर भी ईज होता है तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख सकती है। तो ₹16 के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और हमारा मानना है कि 40-45 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाएगा। तो 600-650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डाबर 600-650 तक का लक्ष्य। यहाँ पर ऑफ कोर्स ग्रामीण इलाकों में पिकअप की उम्मीद और साथ ही विंटर डिमांड अब शुरू हो जाएगी। नवंबर तो आ ही गया है, उस लिहाज से भी डाबर में और एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। मुझे लगता है कि पिछले 7-8 दिनों में जो करेक्शन है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 8340। मेरा जो टारगेट है हर्षदा जी वो करीबन 8550 से लेकर 8600 ये अल्ट्राटेक का टारगेट होगा बाय कॉल का। अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक तेजी का ट्रेड और अल्ट्राटेक सीमेंट में आज तेजी की वजह जो थी वो यही थी कि ये कंपनी अपना कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो करीब 22 मिलियन टन की कैपेसिटी और जोड़ने वाले हैं। 13,000 करोड़ का इन्होंने इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। फेजेस में होगा, FY26 से शुरू होगा, लेकिन स्टॉक आज ही रिएक्ट कर रहा है करीब 2% ऊपर। अच्छा कुछ देर पहले आपके लिए फ्लैश हो रहे थे नंबर्स पेट्रोनेट LNG के, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक है तो वैसे शांत और हाल फिलहाल में स्टॉक ने ज्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन अब इन लेवल से थोड़ा सा पिकअप आने लगा है। नंबर्स में देखिएगा, एक तो इबिटा फ्लैटिश है, सिर्फ 3% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। रेवेन्यू 7% बढ़ा है, मुनाफे में 4% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वार्टरली नंबर्स मैंने पढ़े, ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू पर प्रेशर है और मुनाफा सिर्फ 10% बढ़ा है। जो बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सामने रखा है, 20,865 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लाइन अप कर रही है। ये इनफैक्ट इस समय की बड़ी डेवलपमेंट, एक पेट केम प्रोजेक्ट जिसमें प्रोपेन और इथेन हैंडलिंग फैसिलिटी तैयार की जाएगी दहेज में, ये कंपनी ने दरअसल किया है अनाउंस। स्टॉक बहुत शांत रहा है, पिछले 12 महीनों का हाल देखिए, सिर्फ 7-7.5% के गेन्स, और जो भी अगर एक्शन आया है वो हाल फिलहाल में ही देखने को मिला है। 221 पर शरद जी बताइए, ये 20,685 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स, वही देखकर मेरे ख्याल में वो स्टॉक में स्पाइक आ रहा है, क्योंकि नंबर्स में ज्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ जी, शॉर्ट टर्म नंबर्स पे ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है बट मैं काफी बुलिश हूँ इस काउंटर पे। मुझे लगता है जिस तरीके की नीति है और जो कैपेक्स ये कर रहे हैं, ये तो जो नया अनाउंसमेंट किया है, इसके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है उनके रैंप अप की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसके अलावा जो उड़ीसा में एक नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वहां से भी काफी बड़ी ग्रोथ की गुंजाइश है। कंपनी भी लगभग अपने रेवेन्यूज को डबल करने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है ये एक डिसेंट बेट है। यहाँ से आपको एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह होल्ड करना चाहिए। इनिशियली मेरे लक्ष्य करीब 350 रुपए के आसपास के हैं, बट मुझे लगता है ये कैपेक्स के बाद और जो एग्जिस्टिंग कैपेक्स वो कर रहे हैं, जो उसमें टारगेट कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन रैंप अप भी, मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी निकल के आनी चाहिए। इनिशियली 1-1.25 साल में मुझे लगता है 350 रुपए तक के लक्ष्य तो आने ही चाहिए। वैल्यूएशंस भी काफी इनएक्सपेंसिव सी हैं।
तो एक साल में आपको 350 का लक्ष्य, और अगर आप थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं तो आपको एक मल्टीबैगर की तरह इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए, अच्छे नतीजों पे खड़ा होता हुआ है स्टॉक। नमस्कार आप सबको। अरे सतपथे साहब, आज सुबह ओएनजीसी चूज करा था ना वाजपेयी की टीम से? जी बढ़िया मूव कर रहा है सतपथे साहब, 1.5% के आसपास का उछाल। क्या लग रहा है, चार्ट देखा जाए एक बार क्या? ये देखो आप, पिछले 15-20 मिनट में बहुत अच्छा स्पाइक आ रहा है। जी आशीष जी, देखिए सुबह भी यही कहा था कि ये 185 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और आपने अगर देखा होगा पूरे मार्केट में जब भी ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, ये 185 को इसने रिस्पेक्ट किया और ये अभी अपने 190 के टारगेट को अप्रोच कर रहा है। तो इट इज स्टिल अ बाय। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा इनिशियली 183 का स्टॉप लॉस था जो था, एज ए ट्रेडर 185 पे एंट्री पॉइंट पे लगा दीजिए, 190 के टारगेट के लिए वेट करें। 190 का टारगेट। नीरज वाजपेयी ने सुबह वैसे बीपीसीएल भी मेंशन करा था, मेरे ख्याल से कमजोर नंबर पे फिर भी ग्रीन रखा था। आज बीपीसीएल बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है बाय द वे। जीआरएम पर इन्होंने ग्रीन रखा था। हाँ, जीआरएम बहुत बढ़िया है। वैल्यूएशंस 3 का मल्टीपल, वो सारा समीकरण बैठा दिया भाई साहब ने, और जो भी है 4% उछाल के साथ बीपीसीएल इस समय कामकाज कर रहा है। गावा सर है क्या पैनल में? ऑफ कोर्स है। अरे तो आज वो चाचा भतीजा में आपने शिरकत नहीं करी, कहां थे? मैं तो था, लेकिन आपने बताया नहीं मुझे। क्या? मैं तो सोच रहा था 1 बजे 12:59 101 ऐसे आज तो धोखा दे दिया, पूरा धोखा, दिल से धोखा दिया आपने। आप थे क्या? ऑफ कोर्स मैं था। हाँ, मुझे कोई बता रहा था आप मैम के लिए गिफ्ट लेने गए, वो अपनी लंबी अरे आप उम्र के लिए, किसी लोगों को सेफ्टी के नहीं लिए। किया था। नहीं, फर्स्ट चाचा भतीजा फिर गिफ्ट। करवा चौथ का गिफ्ट लेने गए थे, मुझे बताया गया अरे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप मेरा खर्चा मत कराओ। अब जबरदस्ती गिफ्ट लेना पड़ेगा गाबा जी, अब चर्चा हो गई मीडिया मैं में। उम्मीद कर रहा हूँ मैम सुन रही है। है। अगर ये ज्यादा लफड़ा करें तो आप तो दिन में खा लेना कुछ। उसने कुछ नहीं सुना। रंग पे खाया। डायरेक्टर साहब प्लीज एक क्लिप काट के भिजवाइए गावा सर के घर। अच्छा, इस बीच भाई और कोई स्टॉक रडार पे आ रहा है आपके? नहीं, मैं इनफैक्ट ये बीपीसीएल और सब पे ही बीपीसीएल 4% ऊपर मैं है। शरद से बात करने वाली थी। अच्छा। कि शरद यहाँ पर अब मार्केट किस पर ध्यान दे रहा है? वो जीआरएम की फिगर पर ध्यान दे रहा है या फिर किसी और पर? क्योंकि और तो नंबर्स में कुछ निकला नहीं, और खासतौर से इन्होंने जो डीजल पेट्रोल की अंडर रिकवरीज का उल्लेख किया है, वो तो अब उसकी भरपाई तो होने नहीं वाली अगले एटलीस्ट 8 महीनों में। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज भी सेटल इन हो रही है। अगले 6 महीने में आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पीक आउट हो जाएंगे, और जैसे जैसे वहां पे आपको वो मूवमेंट दिखाई देती है, उसका फर्क आपको ऑयल के प्राइसेस में भी मिलेगा। इमिडिएटली आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट वैल्यूएशन से मिल सकता है, क्योंकि जिन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स आज के दिन अवेलेबल हैं वो काफी अनडिमांडिंग है, और जैसे जैसे तेल नीचे आता है वैसे वैसे ये कॉन्ट्रा प्ले होना चाहिए अगेंस्ट फॉलिंग प्राइसेस। तो जितना तेल नीचे आता है उतना फायदा इनका बढ़ना चाहिए। एट प्रेजेंट अंडर रिकवरीज है, बट मुझे लगता है वैल्यूएशन ज्यादातर नेगेटिव्स को फैक्टर इन करती हैं। इसके अलावा बीपीसीएल में जो फ्यूचर कैपेक्स वगैरह है वहां से भी मुझे लगता है काफी फायदा आना चाहिए। तो मैं तो काफी बुलिश हूँ। मेरे हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि आप 4-5 पे कोई स्टॉक मल्टीपल पे लो और उसमें आपको कोई नुकसान हो। थोड़ा होल्डिंग टाइम आगे पीछे हो सकता है, तेल में कितनी कमी आती है उसकी वजह से, बट मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा है वैल्यूएशन कंफर्ट के साथ इस बात को कि तेल की कीमतें मोटा मोटी शायद पीक आउट हो गई हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट रिवर्सल होता है और तेल की प्राइसेस नीचे आती हैं, उसका काफी बड़ा फायदा ज्यादातर ओएमसीज को होना चाहिए। ये मानस, जब आप पिक दे रहे थे अपनी, तब मैं सुन रहा था कि निफ्टी के टारगेट्स अब 150-200 पॉइंट और खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम बेसिकली 19,200 की बात कर रहे थे। फ्यूचर्स में तो खैर वो स्तर के बियॉन्ड ही कामकाज हो रहा है। ये 200 पॉइंट का अपटिक, और ये कैश का भाव लेके चल रहे अपन कि फ्यूचर्स का? नहीं, मैं कैश के भाव की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो पूरा क्रैक था वो 19,850 से देखने को मिला था, और मेरे ख्याल से 18,800 के आसपास के लोज बने। तो एटलीस्ट 50% तक इस क्रैक को करेक्ट कर सकता है। वो वहीं पर 100 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो आई थिंक 19,300 से लेकर 19,350 ये रेंज रहनी चाहिए निफ्टी के टारगेट की। तो जब तक 19,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, खरीदारी करने के मौके होंगे। 19,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 19,300 से 350 के टारगेट से।
ओके तो 19,300 तक एक रिवर्सल आने की पूरी संभावना अगर आप चाहे तो अब भी तुरंत प्रभाव से वो ट्रेड ले सकते हैं, भले ही आप स्टॉप लॉस 19,000 पर लगाए। अच्छा, अदानी ग्रीन के नतीजे आ रहे हैं जहां पर मुनाफा 149 करोड़ से बढ़कर 372 करोड़ हुआ, तो लगभग ये डबल हुआ है, इसीलिए वो स्टॉक करीब 5% के गेंस पर एक तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है। आय में भी इजाफा, 1584 करोड़ से आय बढ़कर 2220 करोड़ पर आई है। ये फिलहाल टॉप लाइन और बॉटम लाइन के नतीजे आते हुए अब देखना यही है कि इमेजिन ऑपरेशनली किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी का रहा। 6.5% तक की तेजी यहां पर बनती दिखाई दी है। ये सातपुते जी, अदानी ग्रीन है क्या रेडार पर आजकल? ये तो आपका बड़ा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, मुझे याद है। हाँ जी, और मुझे अभी भी याद है हर्षिता जी, हमने एक बार इस पे डिस्कशन किया था, तब ये 50 रुपए का था। तो देखिए अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप चार्टिकली देखें तो चार्टिकली मुझे लगता है ये कम से कम 975 टू 980 तक का स्विंग यहाँ पे देना चाहिए। मैं प्योर ट्रेडर का हैट पहन के ये बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग हैट के हिसाब से 900 का स्टॉप लॉस होगा, 975 980 इसका टारगेट होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सटेंड भी होता है तो इसका एक बड़ा सप्लाई पॉइंट बनता है वो 1020। तो अगर पोजीशन बनानी है तो इस दो टारगेट के लिए ट्रेड हो सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ, जैसे मैंने कहा, 900। ओके, बढ़िया बाजार है इस समय, और दो पोजीशन जहां पे स्टॉक्स, जहां पे बढ़िया लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आप नजर डालिए। एक तो गाभासर के लिए, गाभासर डीएलएफ आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रिफर्ड पिक के तौर पे दिया, डीएलएफ में बढ़िया उछाल, वायदा में 2.5-3% का ओपन इंटरेस्ट में अच्छा बिल्डअप होता हुआ, ये रडार पे नहीं आया क्या? नहीं आया था ये भी, लेकिन मुझे लगा डीएलएफ एक्चुअली और गोदरेज प्रॉपर्टी दोनों में से अगर एक चॉइस मिले, हाँ। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी चुना। लेकिन डीएलएफ भी मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि डीएलएफ का चार्ट मैं देखता हूँ तो बहुत बढ़िया अपमूव है, 540 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा एक अपमूव मिला था, लेकिन ऊपर अपर रीजन थोड़ा सेलिंग आया, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, इसलिए 540 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड टू 570 ये लगता है कि यहाँ तक जाने की संभावना है। तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने चुना सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टीज। तरफ टिल्ट, हाँ। मैं गाबा जी से एक चीज पूछने वाली थी कि बांद्रा में क्या हवा थोड़ी सी खुली है कि नहीं आज गाबा साहब, क्योंकि इन सभी कंपनियों को बोला गया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाई है। आपके इलाके में बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल, रीडेवलपमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट इफ यू गो टुवर्ड्स खार, एवरी रोड में सब खाली बोर्ड्स ही लगे हैं, डेवलपमेंट बहुत है। और थोड़ी यस मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, और मुझे एक हफ्ते से थोड़ी खांसी हो रही है, ड्राई कॉफ। तो मुझे लगा कि शायद वेदर चेंज हुआ है, लेकिन यस इट इज देयर। नहीं ये तो है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन वाला धूल का मामला तो कम रोका नहीं गया क्या कंस्ट्रक्शन? बीएमसी का तो ऑर्डर था, रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए, कुछ पानी जो करते हैं नॉर्मली छिड़काव, और 30-35 फीट के वॉल्स लगाने चाहिए उनको, पार्टीशन वॉल्स। काम तो रुकना नहीं चाहिए, वो काम भी जरूरी है, नहीं तो हमारे स्टॉक प्राइस कम आ जाएंगे। वो भी है। अरे वो घर के सामने सी जो दिखती है, वो सीलिंग का, वो क्या कोस्टल रोड से दिक्कत आएगी ना, व्यू खराब होगा? नहीं, वो मेरे ख्याल से अभी उसका कोई चॉइस नहीं है। अभी हम बोलेंगे जो खराब भी होगा तो बोलेंगे बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो अच्छा तो हम कहेंगे। आप जिनको दिखती थी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे फिक्र है ऑटर्स क्लब का। ऑटर्स क्लब के सामने जो एक ऑटर्स क्लब की टेंशन नहीं है गाबा सर, ऑटर्स क्लब के स्विमिंग पूल की टेंशन है, क्योंकि वो एकदम वहीं खुलता है। हाँ बिल्कुल। तो अब उधर थोड़ी दिक्कत ना, बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, लेकिन है तो है। अच्छा, गाबा साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक स्टॉक फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते, पेट्रोनेट एलएनजी का। अभी हमने नंबर्स देखे, वो स्पाइक देखा, और फिर आई थिंक मार्केट ने गौर से नतीजों को पढ़ा है, और अब एक्चुअल रिएक्शन आता। वो देखिए पूरी तेजी गायब हो गई, 5% का नुकसान यहाँ पर 209 के लेवल्स आ गए। शिल्पा जी, ये स्टॉक आपने देखा है क्या? क्योंकि पूरे साल इसने कुछ किया नहीं है, इसी लेवल के आसपास 200 सब 200 के चक्कर काट रहा है। ये अब जो बिकवाली फिर इंटेंसिफाई हुई है, कहां तक खींच सकती है स्टॉक को? जी बिल्कुल हर्षिता जी, हमने इसको बहुत बार रेकमेंड किया हुआ था वेरियस डेस्क से, अपने प्रभुदास लीलाधर से, फॉर टारगेट्स ऑफ 300 240 के ऊपर जब ये सस्टेन करा था। लेकिन ये डाउनस्लाइड इसका एक इट्स लाइक अनमैच्ड नाउ, समहाउ देयर समथिंग वेरी रॉन्ग, जिसकी वजह से ये स्लाइड ही कर रहा है। तो यहाँ पे 200 अगर ब्रीच हो जाता है तो आई गेस 170-175 जोन्स के अराउंड आपको फिर इमीडिएट टारगेट्स मिलेंगे। तो जो भी है ये थोड़ा डाउनस्लाइड में है, तो आपको सेल ही करना है, बेच के ही चलिए।
अच्छा, लॉन्ग बिल्डअप वाले दो स्टॉक्स की बात कर रहा था मैं। एक तो डीएलएफ है जो बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और एक और बढ़िया लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं, वो है जीएनएफसी। शिल्पा जी आप ही देखिए, चलिए बढ़िया मूव्स, मेरे ख्याल से 4.25% के आसपास का वायदा में उछाल, ऑलमोस्ट 7% 8% ओपन इंटरेस्ट में जंप है, सॉलिड लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होती हुई। तेजी करूं या हो गया जो होना था? जी आशीष जी, यहाँ पे जीएनएफसी फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने रेकमेंड किया था आप ही के शो में 656 पे फॉर टारगेट्स ऑफ 700, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया है। लेकिन जो मोमेंटम है ये स्टॉक का, जो फ्राइडे भी था और आज भी है, तो मुझे लगता है ये इतनी जल्दी यहाँ पे शायद थम नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और प्रोजेक्टेड टारगेट्स अगर हम लोग पोजिशनल की बात करेंगे तो 750 तक के भी हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसमें पोजीशंस ऑलरेडी बनाया है, तो यहाँ पे आप ट्रेल करते रहिए। फ्रेश किसी को अगर एंटर करना है तो 700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब आप लीजिए, अदरवाइज जिन्होंने लिया है आप इसको ट्रेल करते रहिए। मुझे लगता है इसमें और अपसाइड बाकी है। सुबह में सचिन ने इस पर एक कॉल दिया था, उनका व्यू इनफैक्ट तेजी का था, लेकिन बीच में मैसेज आया कि 668 का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, वहां से घूम गया स्टॉक 692 के लेवल्स। और शिल्पा जी कह रही हैं कि अब जो इसने तेजी पकड़ी है ये मोमेंटम दरअसल रहेगा जारी, तो ये स्टॉक इस समय आउट परफॉर्मर है। अच्छा आशीष, यतिन की तरफ से वो एक अपडेट आ रहा है कि ये जो पेटकेम कैपेसिटी पेट्रोनेट एलएनजी लगा रहा है, ये उसी को लेकर नेगेटिव रिएक्शन है, क्योंकि करंट पेटकेम प्लेयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए दरअसल जो भी एक्सपेंशन आया वो फेवरेबल रहा है। जब भी किसी पीएसयू कंपनी ने इस तरह की एक्सपेंशन की कोशिश की है वो फेल ही हुए हैं। हाई रिटर्न बिजनेस पीएसयूज के लिए कभी रहा नहीं है, और उस लिहाज से शायद वो रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। गेल का भी जो पेटकेम लॉस था, वो पेटकेम बिजनेस में लॉस ही लगातार रिपोर्ट करते आए हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी के साथ ये इन्वेस्टमेंट जो लाइनअप कंपनी ने बताया 20,685 करोड़ के आसपास तक का, वही भारी पड़ने लगा है। जो शायद पहले नीजक रिएक्शन में तेजी बन रही थी, अब वो स्टॉक 7% देखते ही देखते 7%। मार्केट का वर्डिक्ट क्लियर है, जो चीज उनको आजकल पसंद नहीं आई उन स्टॉक्स की खूब धुलाई हो रही है। अब आप देखिए एमएनएम फाइनेंशियल 12% नीचे, पेट्रोनेट एलएनजी आज का सेकेंड हाफ का बड़ा एक्सीडेंट जो 7% टूट चुका है, और सुबह से एसबीआई कार्ड, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की धुलाई तो वैसे ही चल रही है। तो ये एक नया स्टॉक इस सेल साइड की श्रृंखला में और जुड़ता हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, कुछ ही देर में जेन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ऑटोज मार्क करना जरूरी है। आज पूरा पॉकेट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की गिरफ्त में, आज हो गई 30। परसों आने हैं वो ऑटो सेल्स के नंबर्स। शुरुआत से प्रेशर आया था, थोड़ा बहुत इंडेक्स प्रेशर से उभरा है, लेकिन देखिए टाटा मोटर्स, कोई मारुति सुजुकी, कोई आयशर मोटर्स, कोई बजाज ऑटो, सब निफ्टी के टॉप लूजर्स में 1.5 से 2.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज। खैर, इस पॉकेट पे आगे बातचीत करूंगा फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक्स कैसे पॉइज्ड हैं, लेकिन पहले जेन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आए थे वीकेंड पे। आज सुबह ही हम लोग उसके नंबर्स पे चर्चा कर रहे थे, और उन्हीं नंबर्स पे बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ता हुआ, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अटलूरी साहब। अशोक जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कांग्रेचुलेशंस ऑन द फेस ऑफ इट, नंबर्स तो सॉलिड हैं। आईएमए 99% का जंप, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई साल दर साल, और इबीटा भी 86% का उछाल। अच्छा, पहले तो उसी चीज से जो थोड़ा, क्योंकि स्टॉक दबाव में है, वो खैर अपने रीजंस होंगे, लेकिन एक रीजन जो प्रोमिनेंटली नजर आता है वो मार्जिन्स का शायद इस बार कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि रेवेन्यू 99% बढ़े, उसके सामने इबीटा 86% बढ़ा है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अशोक सर, ये मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन, ये एग्जीक्यूशन रिलेटेड कुछ इश्यूज आए थे, क्या रीजन है ये मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, और मार्जिन की ट्रेजेक्टरी यहां से कैसी नजर आती है? ओवरऑल ऑन एवरेज हमने कहा कि एबिटा 35% रहेगा और पैट 25% रहेगा। वो हमारा हमेशा स्टैंड रहा है। ये बिकॉज ऑफ सम लिवरेज अपॉर्चुनिटी फर्स्ट क्वार्टर में हमको ऑलमोस्ट 50% तक का एबिटा मिला था, बट एक्चुअली सस्टेनेबल एबिटा जो है हमारा कैलकुलेशन है कि वो 35% है। 35% के आसपास एबिटा लेवल्स शायद सस्टेन होते हुए नजर आए। अशोक सर, काफी साल पहले अपन लोग नोयर कंपनी में बातचीत करते थे दोपहर के शो में, तब जेन टेक्नोलॉजीज की हम लोग सिर्फ चर्चा करते थे सिमुलेटर्स रिलेटेड बिजनेस में। मुझे याद नहीं आ रहा था, आज जब आने वाले थे आप तो याद टटोल रहा था,
कि उस टाइम पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हम बनाते थे या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद से हमने डेवलप करे? हो सकता है उस समय ट्रैक्शन नहीं होता था तो बातचीत होती नहीं हो उस पॉकेट में। ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स ओवर द इयर्स कब आपने शुरू करा और इस समय क्या हालात हैं दोनों बिजनेसेस के? वो सिमुलेटर पार्ट ऑफ द बिजनेस जिसमें वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी आपके हैं, और ये एंटी ड्रोन का जो चलन चल गया है, किस तरह की ऑर्डर बुक इस समय नजर आ रही है? तो एंटी ड्रोन सिस्टम का हमने डेवलपमेंट 2018 में शुरू किया था, R&D उसके ऊपर। हाँ। और हमको पहला ऑर्डर 2021 में मिला था ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। वो एग्जीक्यूट करने के बाद जो पहली बार निकला था वो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाया गया था, बट इस बार जब हमने एग्जीक्यूट किया उन्होंने कहा कि इंडियन कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, तो उसको कैटेगराइज उन्होंने IDDM में किया है, इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, जो IP इंडियन कंपनी की हो। तो इस बार हमने जब पार्टिसिपेट किया था 2013 में, तो इस बार ये जो ऑर्डर मिला था हमको, वो हमको सिंगल वेंडर में मिला था, रिजल्टेंट सिंगल वेंडर। कोई और इंडियन कंपनी नहीं थी जिनके पास कैपेबिलिटी थी, और हमको रिजल्टेंट सिंगल वेंडर सिचुएशन मिला। तो हमको लगता है कि इसमें बहुत ही मतलब पूरे बॉर्डर एरियाज में अभी इनको लगाना पड़ेगा, कि इंस्टॉलेशन में लगाना पड़ेगा। तो वी थिंक इसका काफी बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है ज़ेन को अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स में। सो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। द रिक्वायरमेंट इज, जैसे हमने आर्मेनिया में देखा है, यूक्रेन में देखा है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है वॉर सिचुएशंस में। सो ये तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा था ये अपने जो आपने सिमुलेटर्स का बोल रहे थे, हम पिछले 30 साल से इसमें फोकस्ड हैं, और इसमें काफी अभी आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि या अग्निवीर हो या स्ट्रेस हो, आज देखा है हमने कि वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर्ड नेशन, एकदम लोग 300 लोग आ गए, इतने लोगों को मार डाला और वो वापस भी चले गए। तो हमको लगता है कि जनरली हमारा इंटरेक्शन बाकी कंट्री से हो रहा है, इंडिया से भी हो रहा है, कि वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन में कुछ शॉर्टेज था, और इसकी वजह से अभी प्रिपरेशन का लेवल एकदम बढ़ना चाहिए, और उसके लिए सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट की बहुत जरूरत होगी। एंड इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली ज़ेन एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सिमुलेटर्स ट्रेनिंग के लिए। कॉम्बैट रेडीनेस के बगैर अभी बहुत मुश्किल है। जो आज का हलचल का माहौल है उसमें आई थिंक ज़ेन इज हेल्पिंग नेशंस टू बिल्ड देयर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फोर्सेस। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रही थी, उसमें आपने कहा है कि टोटल ऑर्डर बुक करीब 1400 करोड़ की, जिसमें से कुछ हिस्सा AMC वाला है जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा इक्विपमेंट का है। तो ये इक्विपमेंट वाले ऑर्डर्स क्या प्राइमरीली फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए हैं? नहीं, ये एंटी ड्रोन का ऑलमोस्ट 500 प्लस करोड़ है, और बाकी जो 600 प्लस करोड़ है वो सिमुलेटर्स का है। और इसमें फिर क्या पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट में भी आपके लिए कुछ विजिबिलिटी उभर कर आ रही है? हाँ, इसमें 350 380 करोड़ तक के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है मैडम, जिसमें ये जो बता रहे हैं हम। ओके, तो दे हैव अबाउट 340 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो एक्सपोर्ट का हमको लगता है कि वो डिमांड काफी बढ़ने वाला है। तो वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स इन द एक्सपोर्ट मार्केट आल्सो, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा मार्केट इस समय तो ऑफ कोर्स अनडाउटेडली भारत का है। जैसे आपने खुद मेंशन किया कि अक्रॉस द बॉर्डर ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स की जरूरत होगी। तो क्या विजिबिलिटी आपको मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से? कितने नए ऑर्डर्स के लिए आप शायद बिड करते हुए दिखाई देंगे? और इस समय फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में भी क्या कंपटीशन क्योंकि बढ़ने लगा है, फिर किस तरह के मार्जिन्स आप लार्जली एंजॉय कर सकते हैं डिफेंस ऑर्डर्स में? अशोक सर, इसी का फॉलो अप आपने अपने आंसर में कहा था कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए हम सिंगल वेंडर थे। तो ये इतनी सारी कंपनीज के नाम आते हैं, वो सब ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं। एंटी ड्रोन में फुली इंडिजिनस आप ही इकलौते प्लेयर हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, और बाकी भी हैं प्लेयर्स, बट इनका जो रिक्वायरमेंट था काफी ऊंचा रिक्वायरमेंट था। दे हैड एनहांस्ड द रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट में हम रिजल्टेंट सिंगल वेंडर थे, तो वो कोई नहीं कर पाया था। तो दैट वाज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक। Okay. I'm sorry, I missed her question. Sorry, please, very quickly if you can come. Just remind me. I was asking you कि क्या विजिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, कितने ऑर्डर्स आपके हाथ लग सकते हैं? नहीं, देखिए अभी और we are expecting the tenders for almost around 2,000 crores in the next few months. तो वो टेंडर्स आने वाले हैं, उसमें कितने ऑर्डर्स आएंगे वो हाथ में, वो तो बाद में पता चलेगा, बट पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ।
अच्छा, आपने ये भी मेंशन किया है इन्वेस्टर्स के साथ जो बातचीत हुई आपकी नंबर्स के बाद कि कुछ एक्विजिशंस भी आप प्लान कर सकते हैं, तो ये एक्विजिशंस किस सेगमेंट के लिए होंगे? क्या आइडेंटिफाई कर चुके हैं आप? लोगों से बातचीत हो रही है? कितना पैसा खर्च करेंगे? तो देखिए, ये एक तो है, अगर हम जो एक्विजिशन है वो हमारे कॉम्पिटेंस में रहना चाहिए। अगर हमारे कॉम्पिटेंस के बाहर हम नहीं करना चाहते, तो एक्विजिशन होगा तो सिमुलेशन फील्ड में होगा या नेवल और एयरफोर्स में होगा सिमुलेशन, बिकॉज वो मार्केट को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिलेटेड होगा। तो ये दो सेगमेंट्स में हम वी आर लुकिंग एट एक्विजिशन, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। हमको लगता है अगर कुछ अच्छी सी कंपनी मिले जिससे इंडियन फोर्सेस को अच्छा प्रोडक्ट हम डिलीवर कर सकें, so we are looking at those inorganic acquisitions also. किसी कंपनी मिली कि नहीं मिली कोई? अशोक सर, ये कोई अच्छी सी कंपनी मिली कि अभी तक कोई मिली ही नहीं? नहीं, अभी तक मिली नहीं है, देख रहे हैं हम कुछ अच्छी मिल जाए। अच्छा, एक चीज वो तो खैर आप जब आएगा तो बताओगे। 50% के आसपास मेरे ख्याल से R&D स्पेंड्स बढ़े, फर्स्ट 6 months लास्ट ईयर, फर्स्ट 6 months दिस ईयर। ये पैसा पूरा का पूरा जो R&D में स्पेंड हो रहा है, ये उन्हीं दो पॉकेट्स, वो सिमुलेटर्स की, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की, या हम लोग इनके बियॉन्ड भी जेन तक जाने की तैयारी कर रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने नया धंधा जोड़ा एंटी ड्रोन्स का, अब कुछ और AI रिलेटेड या कुछ और तैयारी कर रहे हो आप लोग? नहीं कर रहे? नहीं, AI हमारे सिमुलेटर में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, उसका तो एनहांसमेंट होते जा रहा है। बट ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, सिमुलेटर और एंटी ड्रोन के सिवा कुछ और R&D कर रहे हैं क्या आपने, तो वो एक्चुअली थोड़ा एडजेसेंट में कर रहे हैं, डिफेंस में ही कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा R&D कर रहे हैं बियॉन्ड दीज टू सेगमेंट्स। अच्छा, जाते जाते मेरी तरफ से तो लास्ट सवाल, आपने वो रिआइट्रेट करा है कि इस साल 450 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करेंगे। पहली छमाही में 200 करोड़ रुपए हो चुके हैं, सेकंड छमाही में 250 करोड़ रुपए डुएबल नजर आता है, जिस तरह की स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। इसके आगे की तस्वीर बताओ ना सर। FY25 किस तरह की ग्रोथ नंबर्स आप एंटिसिपेट कर रहे हो? 35% मार्जिन मैंने पकड़ लिए, टॉप लाइन आप बता दो। देखिए, जो हम बोल रहे हैं, बाकी 1200 करोड़ में अगर और 250 आप निकाल दें तो 950 करोड़ तो बच ही जाते हैं उसमें। वो एग्जीक्यूट कब तक करनी है? वो एग्जीक्यूट हमको नेक्स्ट ईयर में ही करनी है वो पूरी। अरे, तो मैं बेसिकली रन रेट डबल हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो आप क्या? एकदम कॉन्फिडेंट आपकी बातचीत करते करते। ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब वो हमारा ऑर्डर का वो डेडलाइन, सो वी हैव टू एग्जीक्यूट बिफोर दैट, वी डोंट हैव मच। वो अब वो ऑर्डर बुक तो स्वेलिंग है, सब कुछ एग्जीक्यूशन के ऊपर है। जितना आप एग्जीक्यूट करोगे उतना मटेरियलाइज हो जाएगा, टॉप लाइन में आ जाएगा। इसलिए मेरे लिए वो कंसर्न था जो मार्जिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, मैं उसको 35% पकड़ लूं, है ना लार्जली? जी, एकदम एबिटा 35% पकड़ के चल गया। परफेक्ट। अशोक सर, कुछ और? नहीं, बस। डन। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया नंबर। भाई अवस्थी साहब, मोमेंटम तो स्ट्रांग है, छोटे बेस पे बढ़िया मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिटरली रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी को। ऐसी गणित बिठा रहा था, FY23 का EPS 5.25 रुपया, इस साल की पहली छमाही में 7.5 रुपया कर डाला। सेकेंड हाफ स्ट्रांग रहेगा तो आप पकड़ लो 15 से 20 रुपए का EPS हो गया इसी फाइनेंशियल ईयर का। तो इसलिए आपसे 35 करंट साल के लिए वैल्यूएशन स्ट्रेच है, ठीक है? कैसे आकलन करूं? जेनटेक आज क्योंकि सर्किट लोअर लगा बैठा है नंबर्स के बाद, आप लोग क्या करोगे? गिरावट में खरीदोगे, नहीं खरीदोगे? नहीं, मेरे हिसाब से जिस टाइप की ग्रोथ है कंपनी की, और एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक चीज है, और ये तो सिर्फ मेरे हिसाब से इंडिया वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी आ रही है, ऑर्डर बुक में अक्रेशन का भी एक रुझान आपको देखने मिलना चाहिए। इंडिया से भी और ऑर्डर्स आने चाहिए और बाहर के भी नए ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये उनके लिए परफेक्ट है, जो एक हाई ग्रोथ मिड कैप स्टोरी खोज रहे हैं, जो आने वाले 4-5 सालों में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर नेक्स्ट लेवल हो जाए। और जहां तक 35 टाइम पे बात है, मुझे लगता है इस टाइप की हाई ग्रोथ स्टोरी, जैसा मैनेजमेंट भी अभी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि हम लगभग डबल करने की बात कर रहे हैं, तो वैसी स्टोरी में 30-35 का मल्टीपल मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हो सकता है आप 2 साल और डिस्काउंट करो तो 30-35 नहीं, वो 17 दिखाई दे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है 30-35 टाइम इस टाइप के बिजनेस के लिए, जिनके पास सेमी मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ स्पेसिंग है, और ग्रोथ इंटरनेशनल वाला फ्रंट अभी भी खुला है। वो बहुत बड़ी मार्केट है जहां से और बड़े काम इनको मिल सकते हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे भी मुझे लगता है अभी भी ग्रोथ की काफी गुंजाइश रहेगी अगले 2-5 साल एटलीस्ट। तो
तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद। तो स्टॉक आज भले ही थोड़ा सा फंस गया 5% के लोअर सर्किट पर, लेकिन विजिबिलिटी ऑर्डर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर जो ट्रेंड इनके फेवर में जा रहा है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो पिछले 10 मिनटों में चाल को और मजबूत कर रहे हैं। हमने सुबह में अल्ट्राटेक की बात की थी। अल्ट्राटेक इनफैक्ट इस समय का सातवती जी का भी पिक था। अब ग्रासिम की चाल भी और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और कल आने वाले नतीजों में एलएनटी, भारती जैसे काउंटर्स पर भी हमारी नजरें रहेंगी। उस पर सुमित को जोड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन राजेश सातपुते, कंसिडरिंग आप वैसे भी अल्ट्राटेक मैप कर रहे थे, ग्रासिम पर एक बार नजर डालेंगे और ये बताइए ये 1880 पर खरीदारी वाला स्टॉक बन रहा है या नहीं? हर्षदा जी देखिए, ये कंटिन्यूशन है। मुझे लगता है यहाँ पे जो 1920 1930 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा स्विंग का। तो यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1870 का। तो करंट लेवल से 18 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1920 से 1930। मुझे लगता है यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग चली रही है। ये सब बाउंस है। देखिए करेक्शन थे, करेक्शन की बात की, ये सब रिलीफ रैलीज है। उसमें अगर आप देखें तो वन नॉच कोई अच्छा लगता है, दैट इज अल्ट्राटेक। रखिए रडार पे भाई सीमेंट स्पेस। अच्छा, इस बीच एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया साहब भी जुड़ते हुए। पालविया साहब, सुना बड़ा एक्साइटिंग वीकेंड रहा आपका। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाँ बिल्कुल, काफी एक्साइटिंग रहा और आपके स्टूडियो में ही थे तो काफी एक्साइटिंग ही रहा। नहीं, बहुत लोगों का फीडबैक, बहुत मजा आया सबको आप लोग के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। पालविया साहब, इस समय का प्रेफर्ड पिक कौन सा? तो आशीष जी, पहला पिक रहेगा डीएलएफ। स्टॉक में अगर हम देखें तो लास्ट सेशन से एक रिकवरी बनते हुए दिखी है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट किया है। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम है और पूरे रियल एस्टेट स्पेस में ही देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना। डीएलएफ फ्यूचर बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 570 575 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 546 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस और उसमें हमें लगता है टीवीएस मोटर के साथ जाना चाहिए। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लग रहा है जिस तरीके से इसमें एक्टिविटी बनी है आज ओपनिंग के बाद से, ये स्टॉक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। टीवीएस मोटर में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 1640 1650 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 1580 के आसपास। डीएलएफ बिल्कुल रडार पे था ही था। लीजिए, पालविया साहब का पिक आ गया और साथ साथ टीवीएस मोटर्स को रखिए अपने रडार पे। अच्छा, इस बीच सुमित स्टूडियोज में रेडी हैं। इनके पास जाने वाले हैं हम लोग कल आने वाले निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। उससे पहले आज जो निफ्टी 50 का नंबर आना है यूपीएल, माइनस थोड़ा सा वीकिश हो रहा है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस? तो देखिए, अभी भी वीक लग रहा है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स 580 रुपए के आसपास थे, वो स्टॉक ने ब्रीच कर दिए हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी गिरावट और देखने को मिलेगी, शायद 525 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है और खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 565 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। भाई साहब, ये एक साल का चार्ट उठाइए, देखिएगा आपको निफ्टी 50 स्टॉक का किस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस रहा है। वीक है, वीक अभी भी लग रहा है। ये देखिए हालात साल भर के 24-25% का दबाव दिस ईयर। अच्छा, चार का चौके का पहले टीजर देता हूं ताकि पीछे से एक्सपर्ट्स रेडी हैं अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ और उस बीच हम लोग सुमित से बातचीत कर लेंगे। सस्ता ऑप्शन आज का, शिल्पा जी आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया आप रेडी रखना। एफएनओ सुपरस्टार पालविया साहब, एक बढ़िया सा एफएनओ का पिक। भाई चार्ट का चमत्कार के लिए चलेंगे सतपुते साहब के पास। सतपुते साहब, कोई रेडी रखिए आप भी अपना पिक और शरद अवस्थी साहब हैं मौजूद पैनल में, उनसे जानेंगे एक बढ़िया सा मिड कैप आइडिया। अब आइए जरा मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे के नतीजों पर। कल आने हैं 3 निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंज्यूमर। इनके साथ साथ दरअसल 6 वायदा बाजार के नंबर्स आने हैं, उनको सिर्फ मार्क कर रहा हूं। बिरला सॉफ्ट, गेल, आईओसी, जेएसपीएल, मैक्स फाइनेंशियल और नवीन फ्लोरीन पे आऊंगा सर, मैं इस पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन पहले अब सबसे इंपॉर्टेंट कल का नंबर है लार्सन एंड टूब्रो।
सुमित कैसा परफॉर्मेंस रहेगा भाई? देखिए लार्सन एंड टूब्रो के केस में, क्योंकि सब्सिडरी लार्सन एंड टूब्रो एलटी इन्फोटेक माइंडट्री, इसके नंबर ने सरप्राइज किया था इस बार। 6% के आसपास की तेजी नंबर्स के बाद हमने देखी हुई थी। तो कंसो बेसिस पे तो भैया वो नंबर भी इम्पैक्ट करेंगे, और साथ साथ जो कंपनी के इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसके नंबर ही बेटर साइड पर आएंगे। तो ये कंसो पोल आपकी स्क्रीन पर है। 50,210 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू, 17.5% बढ़ने का अनुमान, 36% कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, और इस मुनाफे के अंदर जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उसमें करीब 7.5-8% के आसपास की बढ़त, यानी कि EBITDA के अंदर एक 7.5% के आसपास की बढ़त रहेगी। मार्जिन प्रेशर में रहेंगे, 10-10.5% के आसपास आएंगे, 11-11.5% के सामने ये नंबर इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। तो स्टैंड लोन बेसिस पे शायद कंपनी के नंबर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रहे, लेकिन क्योंकि अदरवाइज जो सब्सिडरी परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। हैदराबाद मेट्रो जो राइडरशिप ट्रेंड, वहां पर थोड़ी बहुत कमी इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। 10 से लेके 12% ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस कंपनी ऑलरेडी मेंशन करके चल रही है। तो उस गाइडेंस के ऊपर कंपनी क्या बात कहती है? जुलाई और अगस्त का ऑर्डर इनफ्लो करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और सऊदी अरामको का जो ऑर्डर इनफ्लो है वो किस तरह से कंपनी के लिए कामकाज करता है, और साथ ही साथ कंपनी ने जो मेंशन की हुई चीजें हैं इसमें ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस 10 से 12% है, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 12 से 15% है, और कोर EBITDA मार्जिन गाइडेंस 9% है। तो इनमें से कोई भी ऊपर की तरफ नंबर आता है तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन 10 से 12% के आसपास ऑर्डर इनफ्लो सबसे क्रूशियल पार्ट रहेगा, इस पर आप नजर रखेंगे। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बारे में तो कहेगा क्या? धंधे इनका तो बहुत आता है उस स्पेस से, है ना? देखिए मिडिल तो धंधे पे असर नहीं हो रहा होगा, काम कहीं तो रुक गया थोड़ा होगा। बहुत ज्यादा पता नहीं, एक्सपोजर पूछेगा तो एनालिस्ट तो पूछेंगे, एक्सपोजर कैसा है आपका, कहाँ है। ठीक है भाई। EMEA कंट्रीज में ज्यादा, आई डोंट नो कितना ये उस इलाके में काम कर रहे हैं जहां पर जंग है। पैलेस्टाइन इजराइल में आई डोंट नो कितना काम उधर नहीं होगा, धंधे पे तो असर पड़ेगा। गड्ढा खोदने बोले अभी रुको यार, दूसरा 2 दिन बाद क्रूड रिलेटेड बिजनेस बहुत होता है ना, तो क्रूड रिलेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर इंपैक्ट तो आता ही। चलिए भाई देखते हैं। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो 17% आय, 37% मुनाफा बढ़ेगा, 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन घटेंगे। भाई शरद अवस्थी साहब 3100 वाला 2900 पे आके खड़ा है, घुसूं या नतीजों का इंतजार करूं? आने दूं? एक मिनट मैं आता हूं आपके पास। यूपीएल के नंबर्स आ गए, सॉरी यूपीएल के प्लीज रिजल्ट दिखाइएगा। 189 करोड़ का घाटा आ गया है, मुनाफे की उम्मीद थी ना। अभी एक ही नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, 189 करोड़ रुपए के लॉसेस। डिटेल आने दीजिए इन नंबर्स पे। नंबर से पहले स्टॉक वीक हो ही रहा था, अब देखते हैं। एक ही नंबर चले जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद अपडेट आएगा, तब इस पे आता हूं। इस नंबर पे पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कुछ और आया नहीं। हाँ अवस्थी साहब, 200 रुपए नीचे एलएनटी में घुस जाऊं कि रुकूं, जरा नतीजों का इंतजार कर लूं? नहीं, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं दिखती, अनलेस एंड अनटिल आप डिफेंस में कोई बहुत बड़ा रैंप अप एक्सपेक्ट करें। तो मुझे लगता है एक कॉन्ट्रा प्ले ये आप प्ले कर सकते हैं कि बाकी सारे जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं वो एबनॉर्मल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट के पहले वेट ही कर लें। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है कि यहाँ से तुरंत कोई बहुत बड़ी अपसाइड निकल के आएगी। तो ये इनफैक्ट एलएनटी थोड़ा सा संभल कर चले। चार्टिकली शिल्पा जी क्या देख रही हैं आप एलएनटी पे? जी एलएनटी पे देखा जाए तो यहाँ पे 2900 पे बेस बहुत अच्छा है एंड टारगेट्स ऑफ 3200 इंटैक्ट है। तो बट ऑफ कोर्स थोड़ा रिजल्ट प्ले थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कल एक बार आपको रिजल्ट आ जाए, क्लैरिटी आ जाए तो लेना चाहिए। तो नो, फंडामेंटली और टेक्निकली भी थोड़ा सा संभल कर चले, अवॉइड करे, कूदे नहीं। लेकिन ये यूपीएल का स्टॉक रिएक्ट करने लगा है आशीष। नंबर तो सिर्फ एक ही है, नेट लॉस वाला 189 करोड़ का। प्रॉफिट का अनुमान था, प्रॉफिट तो हम 324 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। आय भी घटी है शायद, आय पर भी थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। ये क्लियरली नंबर्स अच्छे नहीं है। आय आई थिंक 10,000 करोड़ के आसपास है, और ये 12,507 करोड़ पर से गिरकर आई है। तो क्लियरली वहां पर 2,000 करोड़ की डिटीरिएशन इनकम के फिगर में, और 2.5% देखते ही देखते स्टॉक एक नॉक ले रहा है। यूपीएल आज सुबह में हम बार बार मेंशन कर रहे थे कि यूपीएल की एक दरअसल पीयर कंपनी है, ग्लोबल कंपनी, जिन्होंने अपना गाइडेंस घटाया है। वो आउटलुक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ देख रहे हैं। और आपको याद होगा दूसरी कई कंपनियों ने इस पूरे साल का FY23 का गाइडेंस बार बार काटा है, और स्टॉक थोड़ा सा उसका एक ओवरहैंग था। लेकिन ये नंबर्स में क्या बिगड़ा है वो समझना जरूरी है कि क्या एक बड़ा वन टाइम हिट आया है जो कंपनी ने फैक्टर इन किया है। 3% नीचे
चार्टिकली एक बार मानस फटाफट से देखिए। शरद जी आपके हाथ कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो बताइएगा, लेकिन शरद पहले मानस पहले एक टेक्निकल व्यू। देखिए यूपीए का व्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया और मेंशन किया कि 525 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो वो व्यू इंटैक्ट है। और देखिए जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, अब यहाँ पर टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर 525 के लेवल्स ब्रीच होते हैं, उसके नीचे जाता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 475 470 के रेंज में आता है। तो आई थिंक इस गिरावट पे बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है जब तक कोई बड़ा रिवर्सल का साइन ना देखने को मिले। 12,507 करोड़ से आय घटकर 10,170 करोड़ रुपए साल दर साल, 302 करोड़ का घाटा, जिसमें शेयर ऑफ लॉस है जेवी कंपनी से 204 करोड़ रुपए का। तो पिछली बार 87 करोड़ रुपए का घाटा था, इस बार बढ़ के 204 करोड़ रुपए हो गया। तो मोटा मोटी 250 करोड़ रुपए का तो वहीं से एडजस्टमेंट प्ले आउट हो गया। ये है दिक्कत। लेकिन आशीष ऑपरेशनली भी देखिए प्रेशर तो है। 1575 करोड़ का एबिटा आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में हमारा 2000 करोड़ के ऊपर का था। मार्जिन्स 15.5% पर आए हैं, अनुमान 19% पर था। तो ये सिर्फ वो जेवी का इम्पैक्ट आया है प्रॉफिट पर, उसको कहकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑपरेशनली भी कमजोरी देखने को मिल रही है नंबर्स में। वो मार्जिन्स और एबिटा में क्लियर कट रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्रॉप प्रोटेक्शन का धंधा दिक्कत कर रहा है, बाकी तो सेगमेंट्स ठीक ही थे, मेन वही है और वहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। लीजिए भाई, यूपीएल बात ही हो रही थी कमजोर है, दूरी रहिएगा स्टॉक से, और नतीजे दिक्कत वाले आते हुए हर पैमाने पे कमजोर। 500 करोड़ रुपए एबिटा मिस भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। इस बीच पेट्रोनेट एलएनजी 10% लोअर सर्किट पे देखा था लास्ट। दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे, 10% का तगड़ा कट वो स्टॉक झेलता हुआ अपने 20,000 21,000 करोड़ रुपए के वो पेटकेम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के चलते। अच्छा, इसका एक इशू ये है कि डिविडेंड प्ले अच्छा था, 70% अपना कैश ये डिविडेंड पे आउट के तौर पे देते थे। अब इस तरह के तगड़े इन्वेस्टमेंट्स होने हैं तो वो भी दिक्कत में आने वाला है। अब डिविडेंड कहां से डबल आउट होंगे? 10% का लोअर सर्किट आपकी स्क्रीन पे। खैर, हमने एलएनटी बात कर ली डिटेल में, थ्रेडबेयर। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, भारती एयरटेल। कैसे रहेंगे नंबर्स भाई साहब? भारतीय एयरटेल, क्योंकि 204 रुपए का एक आरपू का नंबर, जो बाजार के लिए सबसे पहला नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, ये पिछली बार से करीब 2.5-3.5% के आसपास की एक बढ़त के साथ आने का अनुमान इस क्वार्टर में लगा के चला जा रहा है कि ये शायद नंबर थोड़े से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो 2.1% बढ़ के 204 रुपए, ये एक जो नंबर है आरपू का सबसे पहला नंबर, इसलिए मैंने बताया। 38,500 करोड़ रुपए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, 37,440 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू, मुनाफा आपको डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, 1,500 करोड़ के सामने 3,000 करोड़। इसकी एक लौती वजह है कि पिछली बार 2400 करोड़ रुपए के आसपास का एक अदर एक्सपेंस था कंपनी के लिए, जो बहुत बड़ा एक्सपेंस था, उसको एडजस्टमेंट की वजह से ये बेस इतना छोटा हो गया। एबिटा फ्रंट पर 19,500 करोड़ से बढ़ के 20,000 करोड़ रुपए, मार्जिन बिल्कुल फ्लैट 54.4, कुछ 54.6 इस तरह की, 52.4 और 52.6 इस तरह की बातचीत स्ट्रीट में होते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडियन जो वायरलेस सेक्टर है वहां पर एक अच्छी ग्रोथ होगी, वो रिलायंस जियो के नंबर से भी आपको आइडिया लगी गया होगा कि उस तरह के नंबर्स यहाँ पे पिकअप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो और 2-3 चीजें हैं उसमें वायरलेस कारोबार में करीब 1% और 2% सब्सक्राइबर ग्रोथ आने का अनुमान क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। एबिटा मार्जिन फ्लैट रहेंगे, केपेक्स थोड़ा हायर साइड पर रहेगा इस कंपनी का इस बार भी। आरपू करीब 204 का नंबर जो पहले मेंशन कर चुका हूं। अफ्रीकन आरपू करीब $2 रहेगा, वहां पर भी 0.5% की बढ़त क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और सब्सक्राइबर, अफ्रीकन सब्सक्राइबर जो है उनमें 30% की कमी रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट पर 1% के आसपास की बढ़त क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। इंडियन बिजनेस बेटर करेगा, अफ्रीकन थोड़ा सबड्यूड रहेगा, लेकिन आरपू वहां पर भी पिकअप कर सकते हैं। आपके बोल सटीक पड़ रहे हैं। अफ्रीका का धंधे का रिजल्ट आ गया, आय जो है 9.5% घट गई है क्यू ऑन क्यू, आज ही आया वो, अभी थोड़ी देर पहले। एबिटा 9% गिर गया है। ये कहानी है अफ्रीका धंधे की। तो अफ्रीका धंधा पेन में वैसे ऑलरेडी पता है बाजार को, इसलिए उसका इंपैक्ट नहीं है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड अफ्रीका बिजनेस कमजोर है, तो कंसोलिडेटेड में उसका असर आएगा। इंडिया बिजनेस अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आरपू, जो सुमित ने पहले ही बता दिया, मूड बताएगा। 204 रुपए आरपू बढ़कर आने की स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। लाइए सतपुते साहब, भारतीय एयरटेल चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी देखिए, अगर चार्टिकली अगर भारतीय का ये देखे, स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है, लेकिन इसमें एक ही है कि हमें पुल बैक पे खेलना पड़ेगा। 1 सेकंड आशीष जी।
थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो गया। नहीं कोई नहीं, अपने हाँ। पास ऑप्शन बहुत हैं। ठीक हुआ? के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। देखिए जो हाल फिलहाल में हमने जो करेक्शन देखा, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 50 DMA और वहीं से रिएक्शन आ रहा है, पुल बैक आ रहा है। सो इसे जो 935 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब जाकर हम कहेंगे कि इसमें फिर से स्ट्रेंथ रिगेन होगी 960 तक। तो यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे। सो इट्स अ बाय अबव 935 इन फ्यूचर। इन दैट केस यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज एंड यू कैन चेज द टारगेट ऑफ 950 प्लस। सो इट्स अ बाय ऑन ब्रेकआउट। 950 प्लस, ठीक है। ये नंबर्स पहले आते थे भारती के सुबह तड़के, बाजार खुलने वाला होता था, मुझे याद 9:15 पे खुलना है, 9 बजे नंबर आते थे। आप एनालिस्ट करो तो बाजार खुल गया। अब शाम को आएंगे, है ना? अब तो पिछले कुछ क्वार्टर से शाम को आएंगे, तो टेंशन नहीं है। तो कल शाम का इंतजार करिए। उस बीच तेजी करना चाहे तो कल ने, सत्तर साहब कह रहे हैं 950 तक ही कर रहा है ये स्टॉक तैयारी। 2 निफ्टी के नंबर्स हो गए। तीसरा जो प्रोमिनेंट नंबर आना है निफ्टी 50 का, वो है टाटा कंज्यूमर का। कैसे? देखिए टाटा कंज्यूमर के केस में एफएमसीजी में कुछ कंपनियों ने बेटर साइड पे सरप्राइज किया है, कुछ ने नहीं भी किया है। तो इसीलिए जो अनुमान बाजार लगा रहा है वो रेवेन्यू फ्रंट पे 11%, 3725 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर, मुनाफा 7.5% टूटने का अनुमान, 328 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहेगा। मार्जिन करीब 14-14.5% के आसपास और EBITDA 525 करोड़। तो ऑपरेशनली वाई बेसिस पर एक अच्छे नंबर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मुनाफे में एक थोड़ी सी गिरावट, क्योंकि Q2 FY23 में 115 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन था, उसको एडजस्ट करेंगे तो वो इसलिए मुनाफा आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 10 से 12% की ग्रोथ, फूड बिजनेस में करीब 14-16% की ग्रोथ, बेवरेजेस में 7 से 9% की ग्रोथ, नरिश कंपनी में करीब 40 से 50% की ग्रोथ और इंटरनेशनल बिजनेस में 5 से 7% की ग्रोथ बाजार लाकर अनुमान चल रहा है। पिछली बारी इनके नंबर्स में एक थोड़ा प्रेशर आया था स्पाइसेस साइड से। लेट्स सी इस बारी कैसा वो परफॉर्म करता है, लेकिन बेटर साइड पे नंबर स्ट्रीट अनुमान लगाकर चल रहा है। कमेंट्री पार्ट इनका काफी क्रूशियल रहने वाला है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और टाटा ग्रुप की वो दूसरी कंजम्पशन कंपनी ट्रेंड में तगड़ी तेजी है। टाटा कंज्यूमर आपके सामने 891 के आसपास ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी, कोई ट्रेड प्री नंबर्स? यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे सिर्फ भारती एयरटेल पे थोड़ा यहाँ पे ठीक लग रहा है। अदरवाइज आई वुड अवॉइड थोड़ा रिजल्ट प्ले, बिकॉज जैसे हमने देखा कि पेट्रोनेट हो गया या फिर फेडरल बैंक, हम लोग जब भी रिजल्ट प्ले करते हैं तो स्टॉक में बहुत वोलेटिलिटी रहता है। एंड इन एफएनओ आई ऑलवेज प्रेफर अवॉइडिंग रिजल्ट प्ले। अवॉइड करना बेहतर रहेगा। भारतीय एयरटेल ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। चलिए चार का चौका की तरफ बढ़ते हैं और पहला ट्रेड शिल्पा जी आप ही से लेंगे, बताइए एफएनओ का सुपरस्टार। यहाँ पे मुझे टाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा कम्युनिकेशन का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। सिंस फ्राइडे इट इज इन अ वेरी बुलिश मोमेंटम। तो मुझे यहाँ पे लगता है 1750 से 1800 के टारगेट्स आपको इसी सीरीज में आते हुए डेफिनेटली मिलेंगे। तो 1700 का जो कॉल ऑप्शन है टाटा कम्युनिकेशन का, रफली 28 रुपीज में आप इसको बाय कीजिए। 16 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए एंड टारगेट्स ऑफ 49 to 55 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन पसंद आ रहा है। 1700 का कॉल लिया जा सकता है। रिकैप कर दूंगा आगे। आज का वायदा बाजार का पिक जो है एफएनओ सुपरस्टार, उसके लिए पालविया साहब के पास चला गया। पालविया साहब क्या पिक किया सर? तो आशीष जी, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में आज लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप बने और जिस तरीके से स्टॉक में एक्टिविटी देखने को मिली, स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस बन के स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। स्टॉक में अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 2545 2555 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 2478 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन में एक मौका तेजी का। ये है एफएनओ सुपरस्टार वाला ट्रेड। 2509 पर स्टॉक खड़ा है। राजेश सातपुते जी, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। हर्षदा जी, देखिए नजर जो है वो है मुथूट फाइनेंस पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इट्स अ फॉलिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट इसने करीबन कह सकते हैं कि 6 दिन पहले दिया था और उसके बाद ये करेक्ट हुआ, लेकिन इसने अपने नेकलाइन सपोर्ट जो है उसको रिस्पेक्ट किया। तो ओवरऑल माय पॉइंट है, इसका पैटर्न बहुत बढ़िया है और इसलिए मैंने इसे पिक किया है। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ मुथूट फाइनेंस इज अ बाय। इसका जो टारगेट है हर्षदा जी वो है 1355 से लेके 1360। 1355 से 1360 के लक्ष्य के लिए मुथूट फाइनेंस। चलिए दिखाइए शरद अवस्थी साहब को। अवस्थी साहब,
मिड कैप आज का प्रेफर्ड पिक, मिड कैप फंडा कौन सा? हाँ जी, आज का हमारा मिड कैप फंडा है दीपक फर्टिलाइजर। कंपनी फर्टिलाइजर स्पेशलिटी केमिकल्स की जानी मानी कंपनी है देश में, और एक बहुत बड़ा कैपेक्स इन्होंने अमोनिया में किया है और एक टैन में भी एक बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। तो दोनों मिला के लगभग 6,500 करोड़ का कैपेक्स है। 4,500 करोड़ का कैपेक्स कंप्लीट हो गया है लास्ट क्वार्टर में। अब ग्रेजुअली उसको नंबर्स में आपको इफेक्ट दिखना चाहिए। तो हमें लगता है आने वाले समय में नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं कंपनी के इस कैपेक्स के बाद। और स्टॉक में ज्यादातर जो करेक्शन आना था, अब नॉर्मल रिटर्न्स वगैरह, जो मार्जिन वगैरह ये अर्न कर रहे थे, वो अब नॉर्मलाइज हो गए हैं। और पिछले क्वार्टर में कुछ फर्टिलाइजर सब्सिडी में चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से भी कंपनी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस क्वार्टर से वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है, हमें लगता है ग्रेजुअली इनके लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 65-70 रुपए के आसपास की ईपीएस रिपोर्ट करेगी। तो 70 की ईपीएस पे मुझे लगता है 15-16 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 850 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। परफेक्ट। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं। 4 का चौका सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी लेकर आई थी, टाटा कम्युनिकेशन। 1700 का कॉल, 16 का स्टॉप था उसमें, और 49 से 55 के टारगेट। 28 पे लिया हुआ है, 28.5 पे समय स्क्रीन पे नजर आएगा। पालविया साहब ने एफएनओ सुपरस्टार में चुना था इंटरग्लोब एविएशन। 2507, 2509 के जोन्स पे लिया हुआ है। हमारे 2478 के स्टॉप हैं। तेजी का लक्ष्य है 2555 का। चार्ट का चमत्कार सतपुते साहब ने चुना है मुथूट फाइनेंस। पैटर्न बढ़िया नजर आता है। 1300 का स्टॉप है, 1355 और उसके बाद 1360 तक के लक्ष्य। और अभी अभी मिड कैप फंडा में अवस्थी साहब ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा क्यों ये फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी पसंद आती है, दीपक फर्टिलाइजर। खरीदिए, एक्यूमुलेट करिए, 850 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। इस नोट पर अच्छा एक चीज, निफ्टी जरा दिखाइएगा। कहां आज सुबह जब डिप्स आए थे 107 पॉइंट दबाव में था। 100 पॉइंट पकड़ लीजिए नीचे, 80 पॉइंट ऊपर चल रहा है। 180 पॉइंट दिन के लो से बढ़िया घुमा हुआ निफ्टी 125 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय कामकाज करता है। बहुत बढ़िया रिकवरी आज दिन के दौरान, बढ़िया मजबूत सेशन और एक्सपर्ट्स का भरोसा इस बाजार की चाल को लेकर, इस पुल बैक को लेकर बढ़ता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ सिट्रस के संजय सिन्हा सर और साथ साथ बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सीएफओ पराग अग्रवाल। सारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार। बाद आप सबका स्वागत है। और मैं ब्रेक पे जाते जाते दिखा रहा था आपको निफ्टी में बढ़िया अच्छा अपटिक। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी रखिएगा निफ्टी के साथ साथ। इंट्राडे रिकवरी स्ट्रांग, 0.5% का उछाल, 130 पे निफ्टी हर टिक के साथ मजबूती बढ़ती चली जा रही है। और इस समय आज का हाईलाइट तो खैर रिलायंस है। और रिलायंस ही क्या, बाजार के सारे हेवी वेट्स बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो दोनों बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल अपने नंबर से पहले इस कड़ी में आगे बढ़ता तो कोई टीसीएस, कोई लार्सन एंड टूब्रो भी नंबर से पहले, टीसीएस के नंबर आ चुके हैं वो भी, और लार्सन एंड टूब्रो भी जिसके नंबर्स कल आने अभी भी चर्चा कर रहे थे। ये सब बढ़िया तरीके से हेवी वेट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जिस तरह के हेवी वेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको देखकर शायद एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन और भी बढ़ रहा है बाजार के अपटिक्स को लेकर। लेकिन खैर टेक्निकली तो काफी चर्चा हो गई मार्केट्स की, थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस कर लिया जाए। मार्केट बिग वॉइसेस का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। संजय सर गुड आफ्टरनून और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। संजय सर, ये अच्छा खासा करेक्ट कर गया बाजार, और करेक्ट फिरोशियसली, मतलब पिछले 6 दिन इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशंस काफी तगड़ा पेन देखने को मिला था भारतीय बाजारों में। ये क्या सिर्फ लार्जली जो पेन आया था यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स का डर सता रहा है, या उसके बियॉन्ड भी कोई कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं? क्या वो वैल्यूएशन रिलेटेड या कुछ भी इस तरह के कंसर्न, या सिर्फ ट्रेजरी यील्ड्स उसका सेंटिमेंट इंपैक्ट था, एक बहाना बन गया हमारे ओवरहीटेड मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग? आप कैसे रीड करते हो उस करेक्टिव मूव को? तो देखिए, पिछले सप्ताह जो करेक्शन बाजार में हुआ, हमने टॉप 1000 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट निकाली और उनकी प्राइस परफॉर्मेंस जिस दिन उनकी गिरावट हुई थी उसको मैंने कंपेयर किया उनकी 3 मंथ लो के लेवल से। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 स्टॉक्स में से करीब करीब सिर्फ 200 स्टॉक ही ऐसे थे जो उस करेक्शन के बाद
अपने 3 मंथ लो के लेवल पे गए थे और करीब 250 स्टॉक ऐसे थे जो कि करेक्शन के बाद भी 50 से 100% की गेंस के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की फ्रेंजी स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में देखी गई पिछले महीने, ये यूएस की जो यील्ड 5% के पास गई, वो एक बहाना बन गया लोगों को प्रॉफिट लेने की, और कुछ मैं समझता हूं कमजोर तत्व थे बाजार में, उनको हिलाने की। कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन पिछले वीक के गिरावट में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हुआ है। जो फ्रेंजी थी, वाकई फ्रेंजी हो गई थी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में। अब इस थोड़ा बहुत जो नॉक ऑफ हुआ, वो शेकआउट हुआ, उससे वो ओवरहीट जो हुआ था पॉकेट ठीक हो गया है, या आपके हिसाब से अभी तो और सिग्निफिकेंट करेक्शंस आते रहेंगे? क्योंकि वो काफी ओवरहीटेड था, वैल्यूएशंस कई सारे लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रेच नजर आने लगे थे पर्सपेक्टिव में रखता तो अब आपके लिए आपका मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे व्यू क्या बन रहा है? अभी भी ओवरहीटेड काफी ज्यादा है सर? जी हाँ आशीष, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने फेयर वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और चूंकि डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन बाजार में बढ़ गया है, वो स्टॉक्स के फंडामेंटल वर्थ को शायद उतना चेज नहीं कर रहे हैं, बट स्टॉक के प्राइस परफॉर्मेंस को ज्यादा चेज कर रहे हैं। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको जो आंकड़ा दिया, अगर 1000 स्टॉक्स में से सिर्फ करीब करीब 200 स्टॉक ही थे जो कि इतने बड़े करेक्शन के बाद अपने 3 मंथ लो पर गए, छोड़ दीजिए कि और ज्यादा करेक्शन हो, 3 मंथ लो तक अगर सिर्फ 200 स्टॉक ही गए, और 200-250 स्टॉक जो है वो अभी भी 50% से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं आपको निश्चय के साथ कह सकता हूं कि उन 250 स्टॉक्स में से कम 1/3 तो जरूर ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बाजार में, जहां पर कि ग्लोबल एनवायरनमेंट अब थोड़ा पहले से ज्यादा खराब हो गया है, जियोपॉलिटिक्स आपके सामने है, और ये हमास और इजराइल की जो इशू है, अगर वो और ज्यादा देशों को अपने गिरफ्त में लेती है, तो मेरे ख्याल से बाजार में करेक्शन का संभावना ज्यादा और भी है। और उनमें ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, वो बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनसे ये ज्यादा मैं समझता हूं कि कमजोर रहेंगे, और इनमें गिरावट की संभावना है अभी भी। बिल्कुल ठीक है। और फंड मैनेजर बेचारा करे क्या? फंडामेंटल एनालिसिस जब नहीं बैठ रही थी और स्टॉक मोमेंटम में तो मोमेंटम एनालिसिस की तरफ सब शिफ्ट हो गए थे। संजय सर, तो फिर सिट्रस एडवाइजर्स में आप लोग क्या एडवाइस कर रहे हो? आप लोग पैसा कहां डिप्लॉय कर रहे हो? जब वो फ्रेंजीड एक्टिविटी एक पॉकेट में हो चुकी है, कंफर्ट लार्ज कैप्स में है, आप लोग का भी फ्रेश पैसा जो आ रहा है उसमें कंफर्ट लार्ज कैप्स में डिप्लॉय करने में, या कुछ और? देखिए, कुछ हद तक तो वो क्लाइंट के मैंडेट से निर्धारित होता है। अगर क्लाइंट ही चूज कर रहा है कि वो मिड कैप फंड में आएगा, तो हमें फिर मिड कैप में ही खोजना पड़ता है उसके लिए स्टॉक्स। तो अगर मैं वो पर्सपेक्टिव में बताऊं, तो हमारी मिड कैप फंड में हमारी मैंडेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा 25 स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन आज हमें 20 स्टॉक से आगे जाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमें इतने सारे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं जो कि हम कंफर्टेबली ले सकते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव वो है। दूसरा ये है कि हमारे पास आज भी हमारे दोनों फंड्स में, मिड कैप में और जो हमारी सेक्टर लीडर फंड है जो कि लार्ज कैप ओरिएंटेड है, दोनों में हमारी कैश कंपोनेंट पहले से कहीं ज्यादा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो, अगर आप देखें बाजार की मूवमेंट पिछले दिनों में, इतने सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए जो कि कुछ रिजल्ट्स तो इंप्रेसिव भी थे, लेकिन बाजार 1900 पॉइंट से 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे के रेंज में जो घूमने का उसने एक रेंज बनाया है, जब तक आइदर साइड में उस रेंज से निकलता नहीं, तो आपको बाजार में डायरेक्शनल मूव मिलना मुश्किल है। तो फिर आपको चुन चुन के सही वैल्यूएशन पर स्टॉक्स लेने चाहिए, और इसलिए हम समझते हैं कि आज ऐसी कोई भी जल्दी नहीं है कि आप तुरंत सारा पैसा डिप्लॉय करें। हाँ, कुछ अगर कैश आपने बना के रखा है तो ये कैश आपके काम आएगा क्योंकि मार्केट शायद आपको आगे और मौके देगा पैसे लगाने के। अच्छा, इस बीच आप क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे थे, यूपीएल एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि कुछ रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई और फिर हमने देखा यहाँ पर गाइडेंस बहुत खराब है। यूपीएल में दरअसल हुआ क्या है, एक तो गाइडेंस कट हो गई भाई, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, नेट डेट बढ़ रही है,
हर दिक्कत समीकरण बिगड़ रहे हैं वो स्टॉक के। जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं वो आपके सामने टिकर टीम शेयर करती चली जा रही है। और देखिए संजय सर क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। कॉन्वर्सेशन वापस जा रहा हूं मैं। 25 स्टॉक का मैंडेट और 20 मिड कैप आइडिया से ज्यादा मिल नहीं रहा है। जब इस तरह के दिग्गज बाजार के वेटरन्स, इस तरह के एक्सपर्ट्स को नहीं मिल रहे, हम और आप पता नहीं क्यों रिटेल मिड कैप स्पेस में पता नहीं क्यों उलझुल आइडियाज टटोलता रहता है। कॉशियस रहिए, क्लियर है, क्वालिटी की तरफ फोकस करें। और क्वालिटी में इशू संजय सर यही हो रहा है, क्वालिटी में इशू कि आप सब लोग दिग्गज उन्हीं लिमिटेड क्वालिटी को चेस कर रहे हो, इसीलिए वो वैल्यूएशंस अनजस्ट होते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपने इजराइल हमास की बात छेड़ दी। अब तक अक्रॉस एसेट क्लासेस पता नहीं जियोपॉलिटिकल का ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट बारिंग गोल्ड को कोई आया है। इसलिए मैंने शुरुआत करी थी कि सिर्फ यील्ड्स का ही असर दिख रहा है। ये इजराइल हमास अब तक हमारे मार्केट्स अगर कुछ बढ़ना है तो हमने कुछ डाइजेस्ट कर नहीं रखा है। दरअसल आप ये बात हाईलाइट कर रहे हो क्या? हाँ आशीष जी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम अपने नियर टर्म हिस्ट्री को एक्सट्रापोलेट कर देते हैं। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई वो सिर्फ इन्हीं दो देशों में सीमित रह गई, और जो इनिशियल बाजार का रिएक्शन हुआ उसके बाद बाजार की रिकवरी काफी अच्छे तरीके से हो गई। तो लोगों को लग रहा है कि हमास और इजराइल की जो लड़ाई है वो सिर्फ इन्हीं दो रीजन्स में सीमित रह जाएगी, या बाकी रीजन्स को अपने गिरफ्त में नहीं लेगी। मेरे ख्याल से ये अजम्पशन जो है ये थोड़ा सा डेंजरस है। और आज के माहौल में जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं बहुत सारे देशों से, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा की आशंका है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट उतना सिंपल ना रहे जितना कि रशिया और यूक्रेन की रहे, और इसका परिणाम तो खैर बहुत ही बड़ा हो सकता है। लेकिन इसको ये तथ्य को, इस थ्योरी को मैंने आपके सामने इसलिए रखा इसलिए कि हमें नियर टर्म में करेक्शन मिलने की संभावना है और उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा पाएंगे, इस संदर्भ में कहा। मैं नहीं समझता कि बहुत लंबे समय तक इस इवेंट का अगर ये बाकी देशों को भी अपने गिरफ्त में लेता है तो बहुत लंबे समय तक बाजार पर असर पड़ेगा, लेकिन एक मेजर झटका बाजार को लग सकता है। पढ़ने बैठे हैं और इस इजराइल गाजा की समीकरण क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो डरावना सिनेरियो बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, और शायद इसको वॉच आउट करने की जरूरत। बाजार अभी भी नीचे के मौके देगा, कैश कंजर्व करके रखते उस लूमिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। संजय सर, हमने बहुत ब्रॉडर मार्केट से चर्चा कर ली, एक आध सेक्टर का तड़का। अब बाजार के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बैंक्स और आईटी, सबसे प्रोमिनेंट। बैंक्स लगातार अंडर परफॉर्मेंस, और आईटी को लेकर स्ट्रीट डिवाइडेड है। कई लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, आने वाले समय में हालात सुधरेंगे तो बटोर लो। कई लोग बोलते हैं काय को कैश कंजर्व करो, उस पॉकेट में क्यों डिप्लॉय करो जिसमें भरोसा नहीं 6 महीने बाद और शायद इस भाव नीचे मिले। आप लोग का अप्रोच क्या है बैंक्स को लेकर, आईटी को लेकर? फ्रेश पैसा डाल रहे हो या इन पॉकेट्स को लेकर आउटलुक कैसा लगता है? तो देखिए बैंक्स की प्रदर्शन जिस तरह से आई है, हाँ, उससे इस सेक्टर के प्रति कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा है। और हाल के दिनों में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रिजल्ट्स आए वो भी काफी स्ट्रांग रहे। तो मेरे ख्याल से एक झुकाव जो बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी बना है, और इस करेक्शन में उन निवेशकों को उसका फायदा ही मिलेगा कि बैंक्स के प्रति एक्सपोजर और विद इन बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक्सपोजर को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो पोर्टफोलियो है उसमें 18% हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और 7% जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, जो कि इंडेक्स से बहुत अलग है। और मैं समझता हूं कि ये करेक्शन शायद इनके परफॉर्मेंस को लेके ज्यादा नहीं है, लेकिन आरबीआई की जो लास्ट पॉलिसी आई, जब आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखेंगे लंबे समय के लिए, तो ये एक पुरानी धारणा रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो बुक्स रहती है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मात्रा ज्यादा रहती है, और अगर यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, और जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है, तो उनकी नोशनल लॉसेस उनकी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। तो पहले क्या होता था कि प्रॉफिट आने पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण वो प्रॉफिट में घट जाती थी, और अभी क्या है कि नोशनली जीसेक बुक में लॉस आने के कारण ये प्रॉफिट घटेगी। तो इसके कारण शायद पिटाई हो गई है बैंकिंग क्षेत्र के और खास करके पीएसयू बैंक की। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है वो अच्छा है। रही बात आईटी की, तो देखिए मैं समझता हूं कि ये सेक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
हाँ, नो डाउट उनकी जो स्टेटमेंट्स आई है उसने कॉन्फिडेंस को ज्यादा बढ़ाया नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी भी अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा किया है। लेकिन अगर आप उनकी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल सेक्टर की परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली मिड कैप आईटी के प्रदर्शन जो है वो लार्ज कैप आईटी से ज्यादा अच्छे रहे हैं। तो और तीसरी बात, अगर आप वैल्यूएशन के तौर पर भी परख लें तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अब जिस वैल्यूएशन पे है वहां से इनकी डाउनसाइड अब लिमिटेड है। तो इन तीनों कारणों का सम्मिश्रण अगर आप लें तो आईटी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। रहना चाहिए और उसको लेकर बैंक्स के रिजल्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। संजय सर, हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। बैंक्स की चर्चा हुई थी तो मानस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे नंबर्स पे लद गया, आज 3-4% गिर गया। कहां थमेगा ये लगातार ठंडा पड़े चले जा रहा है मानस। ये कई लोग मानते हैं कि अच्छे मौके हैं डिप्लॉय करने के इसमें, लेकिन ये सही लेवल है क्या जिसमें पैसा डिप्लॉय करा जाए? अभी रुका जाए, नीचे और खुल रहे हैं दायरे। आई थिंक अभी रुकना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 77 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रैली थी वो भी 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक देखने को मिली थी। तो 50% तो डेफिनेटली करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो शायद 75-77 वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा जहां पर आप स्टॉक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्युमुलेट कर सकते हैं। बट अभी नहीं, इस टाइम पे तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, खरीदारी ना करें। देखते हैं स्टॉक कहां से रिवर्स करता है। अच्छा, फटाफट से डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से बातचीत हो जाए, क्योंकि इस बारी मुनाफा 33% बढ़कर आया था, मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला। कंपनी के सीएफओ पराग अग्रवाल हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, एक स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिली है, अब बताइए किन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है ग्रोथ में? हाँ, ये क्वार्टर हमारा, देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स अगर आप देखें तो उसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहा है इस क्वार्टर में। और हमारी परफॉर्मेंस जो है, टॉप लाइन परफॉर्मेंस लार्जली यूएस और यूरोप जेनरिक बिजनेस में ड्राइव हुई है। और उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हमारा जो बेस बिजनेस है उसमें कई प्रोडक्ट्स में हमारे मार्केट शेयर गेन्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस यूरोप में सक्सेसफुल रही हैं। और तीसरा मैं कहूंगा कि जो प्राइस इरोजन यूएस में है उसके ट्रेंड्स अभी स्टेबल हैं। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो हमने देखा था कि डिक्लाइन हुआ था प्राइस इरोजन में, वो ट्रेंड मेंटेन हो रहा है, तो स्टेबल ट्रेंड्स हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी गई है। उसके अलावा मैं पॉइंट आउट करूंगा कि 2-3 और हाईलाइट्स, हमने कुछ नए लॉन्चेस करे हैं। इंडिया में हमारी फर्स्ट डिजिटल थेरेप्यूटिक्स डिवाइस जो माइग्रेन पेशेंट्स के लिए है, नेरीव्यू, वो हमने लॉन्च करी है। और उसके अलावा हम एक डिफरेंशिएटेड जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसका पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। सो पायरोटिनिब एक नॉवल ड्रग है जो हमने हैंगरुई चाइना से इन लाइसेंस करी है। और हमारा जो कार्टी एसेट है जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने की हमको अप्रूवल मिली है। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के जो हमारे एक्शंस हैं उसमें भी इस क्वार्टर में अच्छी प्रोग्रेस रही। सब फार्मा कंपनियों के लिए नॉर्थ अमेरिका मार्केट एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। अब दूसरे प्लेयर्स ने वहां पर ग्रोथ दिखाई है, आपके लिए ये क्वार्टर क्या रहा और वहां पर कितनी विजिबिलिटी है और इम्प्रूवमेंट की? तो टोटल हमारी नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ है वो 13% है ईयर ऑन ईयर। और इसमें करेंसी का इम्पैक्ट रफली आप मान लीजिए 1/3 रहा होगा। बाकी जो हमारा बेस बिजनेस है उसकी ग्रोथ स्ट्रांग रही है। जैसे मैंने कहा, मार्केट शेयर गेन्स हमारे कई प्रोडक्ट्स में रहे हैं। सो इसलिए हमारी ग्रोथ ओवरऑल डबल डिजिट में रही है यूएस में। और वी आर वेरी प्लीज्ड विद दिस परफॉर्मेंस इन आवर नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस। आपसे इनफैक्ट आगे के नए लॉन्चेस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। किस तरह का पाइपलाइन है, कितने और अप्रूवल्स आएंगे, क्योंकि कुछ आपत्तियां अभी भी आपके कुछ प्लांट्स को लेकर यूएस एफडीए जता रहा है। देखिए, हम गाइडेंस नहीं देते हैं जैसा आपको पता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारी जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है। उसमें काफी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग अभी बायोसिमिलर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हम इनोवेटिव एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में, R&D में, मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स एंड मार्केटिंग में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा मानना है कि हमारे जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है, जो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं वो इम्प्रूव होंगी, और इस वजह से वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर परफॉर्मेंस। हमारे लिए समय निकालने के लिए डॉक्टर एडीज, हालांकि आज दबाव में करीब 52 रुपए की गिरावट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए अब हम आखिरी 10-15 मिनटों के ट्रेड में उतर चुके हैं, तो BTST ट्रेड्स क्या है और साथ ही साथ डीलिंग रूम की तरफ से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। यतिन हमारे साथ है और हमारे जानकार भी। शिल्पा जी, पहले BTST या STBT, क्या ट्रेड? BTST रहेगा। BTST में मैं कैनफिन होम को यहाँ पे देख रही हूँ। कैनफिन होम मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 780-800 के जोन्स को अप्रोच कर रहा है, तो इसको प्रभुदास लीलाधर में 800 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया है। ये 7.5 रुपीज हाफ चल रहा है अभी इसी रेट में। आप 4 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको आप लॉन्ग ले सकते हैं यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 14 to 17। PL में रिकमेंड करा मतलब आप बैठे बैठे अपने ग्रुप को सबको मैसेज कर देते हो? जी, जब भी अपॉर्चुनिटी होता है तो वी हैव टू। हाँ, बढ़िया। तो कैनफिन होम्स 800 का कॉल, खरीदने का मन शिल्पा जी और उनकी PLT की तरफ से। गाबा सर, कल मंगलवार के लिए कोई मंगल सा ट्रेड कैरी करा जाए? ग्रासिम मुझे पसंद है, ट्रेड करा 1879 पर। मेरे ख्याल से 1925 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप भी बहुत टाइट है, 1870 का, ज्यादा नहीं, तो ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड। निफ्टी लॉन्ग कैरी कर रहे हो क्या आप? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको बता दूं लेवल्स? हाँ, क्यों नहीं, आप कर रहे हो मतलब कैरी? या कैरी मैं करना कह चाहिए। रहा था गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। 19,000 लंबी उम्र चाहिए। 19,050 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड टारगेट करीब 19,500 के भी बन सकते हैं, तो 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन नियर टर्म अर्ली मॉर्निंग में करीब 19,350 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। वही लेवल जो दरअसल मानस भी मेंशन कर रहे थे कि 19,300 के लिए एक मौका है। गावा साहब 50 रुपए और 50 पॉइंट और ऐड कर रहे हैं उसमें। मानस, आपका ट्रेड BTST STBT? तो देखिए, TVS मोटर्स पर खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, यहाँ पर वीकनेस भी देखने को नहीं मिली। कुछ दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था एक छोटे से करेक्शन के बाद, और अब स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो TVS मोटर्स के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1603 के प्राइस चल रहे हैं करंट लेवल्स पे, आप इस फ्यूचर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 1590 के रहेंगे, 1590 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 1625 के टारगेट सेट कर सकते हैं TVS मोटर्स के फ्यूचर में। लीजिए भाई, TVS मोटर्स खरीदारी करने का कॉल आता हुआ मानस की तरफ से। और सतपुते साहब, आप क्या कैरी करोगे? आशीष जी, देखिए, फर्स्ट अल्ट्राटेक जो दिया वो कैरी करूंगा, मुथूट दिया वो कैरी करूंगा, लेकिन नया क्या मैं वही देख रहा था, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे रिलायंस में फॉलो थ्रू आना चाहिए। आज एक मूव अच्छा मिला, उसके बाद साइडवेज चला गया, तो प्रोबेबली रिलायंस का जो नेक्स्ट टारगेट है अकॉर्डिंग टू चार्ट वो रहेगा 2360। तो रिलायंस इज अ स्टिल बाय। 2300 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो रिलायंस को लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये रह गया था चर्चा करने के लिए, और जाते जाते शो में चर्चा करना जरूरी था। पिक के तौर पे ही आ गया BTST आइडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट करना शुरू करा है, कल फिर शायद फर्दर लेग्स हो इस अपटिक के। तो कैनफिन होम्स, ग्रासिम, TVS मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की चर्चा हुई है तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, कंसल्टेंट से बातचीत प्लीज करिएगा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कोई मन बन रहा हो। अब चला जाए यतिन के पास, जान लिया जाए डीलिंग रूम का मूड कैसा है और वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और डीलर्स को लगता है थोड़े बहुत स्टॉक्स जहां फोकस किया जा सकता है एक बाउंस के लिए या प्रोबेबल मोमेंटम के लिए, वहां सबसे पहले है DLF। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11% का इजाफा, और डीलर्स को लगता है यहाँ 558 से लेके 562 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली टेक्निकल और FNO ट्रेंड्स के बेसिस पे डीलर्स DLF में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में लुपिन, जिसका रिजल्ट बाकी है, और अगर आप फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो सभी फार्मा स्टॉक्स ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। और अगर हम लार्ज कैप फार्मा की बात करें तो लुपिन यहाँ डीलर्स का प्रेफर्ड बाय बन के आ रहा है। यहाँ पोजिशनली डीलर्स को लगता है 1200 से 1250 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। आज ओपन इंडेक्स में लगभग 5% का एडिशन हुआ है, तो यहाँ रिजल्ट्स के पहले पहले काफी सारे HNIs खरीदारी कर रहे हैं।
ओपन में खरीदारी, वैसे भी फार्मा कंपनियों में हम काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स देख रहे हैं, देखते हैं ये क्या होगा। और डीएलएफ तो एक प्रेफर्ड पिक उभर कर आया ही है। डीएलएफ कावा साहब ने दिया सुबह में, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज दोपहर का ट्रेड है, पालवे साहब ने डीएलएफ दिया, तो काफी मोमेंटम पूरे रियल एस्टेट स्पेस में साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, आखिरी 8 मिनट बचे हैं और 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं जहां पर मोमेंटम है। मंदी का ट्रेड जो अच्छा खासा साबित हुआ है इस दोपहर, वो है यूपीएल। वो गाइडेंस कट के बाद 534 के लेवल्स, 4% वैसे टूट गया है। शिल्पा जी बताइए, अब पोजिशनली कितनी और तस्वीर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है? आपने कुछ एडवाइस किया है कि अपने क्लाइंट्स को नया ट्रेड? नो, हमने रेकमेंड तो नहीं किया है, लेकिन ऑफकोर्स इसमें हमेशा ध्यान रहता है फॉर टारगेट्स ऑफ 520, तो ये क्लियर ही है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन आपको 485 के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। बाप रे बाप। तो ये आज जो छुआ है 533 का लो, ये 52 हफ्तों के फ्रेश लोज हैं आपकी स्क्रीन पर इस कट के बाद। तो ये स्टॉक 52 वीक लोज पे आज कामकाज कर रहा है, अपने कमजोर नंबर्स, गाइडेंस कट और वो से कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं आगे चलते हुए। 0 से -5% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो रही है। खैर, कवरिंग के मूव्स बढ़िया आ रहे हैं। एक तो आ रहे हैं वो महानगर गैस में, नंबर्स के बाद 3% का उछाल और बढ़िया शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं सिस्टम में। -8% के आसपास शायद हुआ। मानस दमखम है क्योंकि ये था तो वीक नंबर्स पे, चलिए थोड़ा बहुत कवरिंग के मूव्स आ गए, कुछ फ्रेश लॉन्ग ऐड होने के इंस्टेंसेस, कुछ दमखम चार्ट्स पे, या छोड़ दें एमजीएल को पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये 1060 पे 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों आते हैं, और आज स्टॉक ने कोशिश की लेकिन 1060 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पाया। तो आप खरीदारी तभी करें जब 1060 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 999 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए स्टॉक में। ओके, तो 999 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कैरी किया जा सकता है। नई पोजीशन से थोड़ा सा संभल कर चलें। क्या आज जो कुछ होना था M&M फाइनेंस में राजेश सातपुते हो चुका है, या फिर कल के लिए कुछ बाकी रहेगा? पूरा 12% नीचे जाकर टिकेगा ये स्टॉक? पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए 26% है। लगा था कि प्रोबेबली सेशन खत्म होते होते थोड़ा शॉर्ट जो है वो निकलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि बाय तो बिल्कुल नहीं बनेगा, एग्रेसिव शॉर्ट रिस्की होगा, लेकिन जिन्होंने किया है उनके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट लेवल होगा, वो इसका 220 के आसपास है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है, गैप से टूट के यहाँ पे जो जिस तरह से आज यहाँ पे इसका जो पैटर्न बना है, इट इज स्टिल नॉट कन्विंसिंग। मुझे लगता है 220 तक एक बार के लिए ये करेक्ट होगा। दिक्कत है इस रिजल्ट्स पे, ऐसी शार्प रिएक्शंस देता है। मैनेजमेंट ने आके कहा भी कि वो मॉनसून रिलेटेड इश्यूज आ गए थे, और वो शुरुआत में फर्स्ट हाफ में वो पैसा वसूली, क्योंकि 6 मंथली वाली वसूली थी, थोड़ा डिले हो गई है। सब्सिक्वेंट क्वार्टर में हालात सुधर जाएंगे, पर स्ट्रीट सुन नहीं रहा है। 12% का दबाव, और शायद अभी भी कुछ बचा हुआ है। ताज लैंड्स एंड के पास रहने वाले गाबा सर, इंडियन होटल्स में बहुत बढ़िया कवरिंग मूव्स आ रहे हैं आपके पड़ोसी के यहां, और लगातार प्रेशर में था। अब एक्सपेक्ट करूं ये और एग्रेसिव मूव्स दिखा सकता है ऑन द वे अप? ये है कि जो बाउंस मिला है 3 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज की, 200 एक ट्रेडिशनली एक सपोर्ट मिलता है टेक्निकली, और काफी गिरावट के बाद है यहाँ पर काफी सपोर्ट जोन है लोअर लेवल पर, तो एक बाउंस तो मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 382 इंडियन होटल्स, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 372, 10 रुपए का, और मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये 400 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो अब एग्रेसिव कॉल है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था, कौन सा दिया था मुझे खुद ध्यान नहीं है, लेकिन सुबह एग्रेसिव कॉल दिया था मैंने, टाटा कम्युनिकेशन। वैसे ये भी एग्रेसिव कॉल है, ले सकते हैं यहाँ से अप मूव, और 2-3 दिन में एक अच्छा अप मूव मिलना चाहिए इंडियन होटल। अच्छे अप मूव की उम्मीद इंडियन होटल में, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी मजबूत थी। उन्होंने कहा है थर्ड क्वार्टर में जो ऑफ कोर्स ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है और जो शादियों की बुकिंग हो रही है वो अपने चरम पर है, और आसानी से दरअसल ये 70% प्लस ऑक्यूपेंसी Q3 में अचीव करते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए आखिरी 2.5 मिनट ट्रेड का तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारी वॉल, और आपको बताएंगे कि कहां पर क्या ट्रेड बैठता हुआ दिखाई दिया। ध्यान रहे 18,940 डे लो
और वहां से एक बहुत ही शानदार रिकवरी 19,147। इनफैक्ट डे हाई पर हम जाकर टिक रहे हैं, जहां पर खुले के साथ ही वो डे लो बना था और रिकवरी में अब हम डे हाई पर आते हुए 19,147 के आसपास एक क्लोज बनता दिखाई दे रहा है। 100 पॉइंट के गेंस। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 43,100 पर जाकर टिकता हुआ 319.2 पर। मिड कैप को लेकर थोड़ा सा डर था क्योंकि आज सुबह में 38,400 करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था और वहां पर लगा था अब ये फ्री फॉल की तरफ फिर बढ़ेगा। वहां से भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक, ये भी इनफैक्ट 350 पॉइंट की रिकवरी डे लो से दिखा रहा है। अब 55 अंकों तक की वृद्धि। निफ्टी आईटी का थोड़ा सा साथ देखने को मिला है। आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बड़े मूव्स देखे गए हैं, उन काउंटर्स को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहला तो आज दोपहर का एक्सीडेंट यूपीएल, नंबर्स में प्रेशर, नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने अपने गाइडेंस में अग्रेसिव कट किए हैं। स्टॉक 4.5% के नुकसान पर टूट रहा है, आज 533 पर आता हुआ। M&M फाइनेंस के लिए ये क्वार्टर बहुत बड़ा झटका था। मार्जिन्स, एसेट क्वालिटी सबको लेकर दिक्कत। 12% तक का इंट्राडे करेक्शन देखने को मिला। 11.36% की गिरावट पर स्टॉक जाकर टिकेगा। इसके अलावा आज इंडिया मार्ट में करेक्शन आता हुआ, जो नंबर्स फ्राइडे को आए थे आज अग्रेसिव करेक्शन देखने को मिला। 6-6.5% तक का दबाव देखा गया था इंट्राडे में। 4%, 5% के नुकसान पर यह स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन तेजी की तरफ ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग ट्रेड MGL साबित होता हुआ दिखाई दिया। वहां पर एक अच्छा खासा ट्रेंड मजबूती का बना, नंबर्स अच्छे थे उस स्टॉक में। करीब 3% तक का एक्शन तेजी में बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर बड़े स्विंग्स देखने को मिले हैं आज। लेकिन एक पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिली है वो ऑटो कंपनियां। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि सुबह से ही टाटा मोटर्स, M&M जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, इन सब में हमने देखा था मुनाफा वसूली। 1% नीचे वो इंडेक्स, और इन काउंटर्स में भी करीब 2% तक का नुकसान इंट्राडे में देखने को मिला है। तो ये भी एक प्रेशर पॉइंट इस मार्केट का क्लियरली साबित होता हुआ दिखाई जरूर दिया है। आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि कितनी तेजी या कितनी मंदी में मार्केट आता हुआ। आपको याद होगा पिछले सत्र में पूरी स्क्रीन दरअसल पिछले सत्र नहीं, आज सुबह में ही हम पूरी लाल स्क्रीन के साथ खुलते हुए दिखाई दिए थे और लो से फिर रिकवरी के बदौलत हम अब थोड़ी 50-50 का मामला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा योगदान, आज करीब 2% के गेंस देखने को मिले यहाँ पर। रिलायंस के साथ साथ ONGC, BPCL जैसे स्टॉक्स अच्छे चले हैं, वो टॉप ट्रेड्स में शामिल। अल्ट्राटेक सीमेंट, जिन्होंने 13,000 करोड़ की कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, 2% का गेन इधर। सिप्ला आज का एक मूविंग काउंटर। SBI लाइफ में 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला और अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, अदानी ग्रीन में तेजी बनती दिखाई दी। बैंकों पर ध्यान दीजिए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, इनका साथ मिला है तो मार्केट और निफ्टी बैंक क्लियरली और स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। और लूजर्स की तो हम बातचीत वैसे भी कर चुके हैं। आज एक्सिस ने ज्यादा भाग नहीं लिया है, वहां पर दबाव था करीब 1.25% तक का। तो 19,148 के आसपास ठीक डे हाई पर आज इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला था, उसमें कौन से विनिंग ट्रेड साबित हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो आशीष ने 2 इनफैक्ट खराब नंबर्स पर AU स्मॉल और तमिलनाडु मर्केंटाइल पिक किए थे। एक में 4% की गिरावट, एक में 3% की गिरावट। CDSL नतीजे बहुत ही शानदार थे। हाईटेक पाइप्स तेजी वाला था, यहाँ पर भी नतीजों में अच्छा खासा इजाफा। नीरज ने सारे तेजी वाले स्टॉक्स पकड़े। खराब नंबर्स के बावजूद वैल्यूएशन के बल पर BPCL, फिर नुवामा वेल्थ, साधना, नाइट्रो और ग्रीन लैम्प जैसे काउंटर्स नीरज ने पकड़े थे और इन सब में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो ये है आज का अपडेट। कुल मिलाकर यही हुआ है कि एक अच्छी खासी रिकवरी और मार्केट संभलता हुआ सोमवार को इस हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। चलिए, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन कल सुबह तड़के आपसे मुलाकात होगी 6:57 पर। आशीष, वीरू, नीरज जी के साथ हम आपको बताएंगे कल के बड़े ट्रेड्स और कल की स्ट्रैटेजी। नमस्कार।